नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। मैंने आपको कल कहा था कि अब हम फर्स्ट ग्रेड के अंदर जितने भी पीवाईक्यू आ रखे हैं यूनिट वाइज उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर एक एक घंटे के अंदर। कल की क्लास के अंदर हमने टेक्निक्स के अंदर जहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं तो हमने उसमें माइक्रोस्कोपी को सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। जितने भी फर्स्ट ग्रेड के पीवाईक्यू है माइक्रोस्कोपी से संबंधित आ रखे हैं मैंने आपको कल क्लास में सॉल्व करा दिए। अब आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम एक टॉपिक लेंगे बॉटनी का, एक लेंगे जूलॉजी का, ऐसे करके हम या पहले हम बॉटनी पूरी करेंगे बाद में जूलॉजी करेंगे। जैसे भी हुआ मैं आपको पूरा सिलेबस करा दूंगा पीवाईक्यू के रूप में। अब उसके अंदर आज अपन सॉल्व करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आज तक जितने भी क्वेश्चन आए उसको हम आज सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने से पहले 2 मिनट आपके मैं और लूंगा। अभी आपके एग्जाम को आज डेट हुई है, लगभग 5 तारीख है, तो अपन मानते 20 दिन मान लो। 20 भी नहीं है लेकिन हाँ 20 दिन मान लो। इस 20 दिन के अंदर अपने पूरे सिलेबस को 2 बार रिवाइज कर लेना। हो सके तो 3 बार, नहीं तो 2 बार तो आराम से कर लेना, क्योंकि इस क्रिटिकल टाइम पीरियड के अंदर जितने जितना ज्यादा रिवाइज किया वही वहाँ आपके एग्जाम हॉल में काम आने वाला है। और जिस स्टूडेंट ने जितना ज्यादा रिवाइज किया वो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को इतना कम कर पाएगा, और सिलेक्शन उसका ही होगा जिसने नेगेटिव मार्किंग के ऊपर अपना कंट्रोल कर दिया है। नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने के लिए आपके पास केवल एक ही साधन अब बचा, प्रैक्टिस, सॉरी अपने रिवीजन। रिवीजन के बाद में प्रैक्टिस अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा आपकी नेगेटिव मार्किंग में जितना इंपॉर्टेंट रिवीजन का है। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ, मैं यहाँ प्रैक्टिस को अब कम ले रहा हूँ। आज से 3-4 महीने पहले जरूर प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों का इंपॉर्टेंस बराबर था, लेकिन इस टाइम के अंदर मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इस समय आप जो पीवाईक्यू है वो देख लो, या आपका जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा तब आप प्रैक्टिस कर लो। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्रैक्टिस उस समय करना जब पढ़ने का मन नहीं हो। अपना जो यूजफुल टाइम होता है जब पढ़ने का मन हो उस टाइम कभी प्रैक्टिस मत करना। इस टाइम के अंदर इस टाइम रिवीजन करो, जितना ज्यादा हो सके उतना रिवीजन करो, जबरदस्ती रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन ही आपको नेगेटिव मार्किंग कम कराएगा। और जिस स्टूडेंट ने नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल कर दिया वो स्टूडेंट एग्जाम भी आराम से इसको क्लियर कर देगा। तो आज की क्लास के अंदर हम अब पढ़ने वाले हमारे फोटोसिंथेसिस के बारे में, जितने भी क्वेश्चन हमारे आ रखे एग्जाम हॉल में, सॉरी एग्जाम के अंदर, वो देखेंगे। अब ये क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में आ रखे हैं सभी के सभी पीवाईक्यू। एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ना किसी बुक का कॉपी पेस्ट है, केवल आरपीएससी के पेपर से उठाई हुई क्वेश्चन है, प्रत्येक ईयर के अलग अलग। अब मैं आपको एक डाटा बता देता हूँ। अभी तक अभी तक प्लांट फिजियोलॉजी से, अगर मैं पीवाईक्यू की बात करूं फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो प्लांट फिजियोलॉजी से पीवाईक्यू के रूप में अभी तक हमारे फर्स्ट ग्रेड के 6 पेपर हुए। एक आपके हुआ 2011 में, उसके बाद 2013 के अंदर, उसके बाद 2015 के अंदर, उसके बाद 2018 के अंदर, 18 के बाद हुआ था 2022 के अंदर, इसके अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं वेटिंग में आया था। उसके बाद आपका अभी वाला ये हुआ था आरपीसी का पैटर्न चेंज होने के बाद में। सर इनमें क्वेश्चन कितने कितने आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी के, तो ध्यान से देखना। इसमें आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी के 8 क्वेश्चन, इसमें आए 8 क्वेश्चन, इसमें आए 6 क्वेश्चन, इसमें आए 8 क्वेश्चन, वापिस इसमें आए 8 क्वेश्चन, वापिस इसमें आए 7 क्वेश्चन। ये टोटल करके आपके क्वेश्चन हो रही है 45 क्वेश्चन। इन 45 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन डिलीट हुआ था आपके इस 2011 वाले पेपर के अंदर। तो ये तो आपका था एनालिसिस पीवाईक्यू के रूप में। देख लिया, कहने का मतलब इस यूनिट से इस बार भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप 8 क्वेश्चन मान लो, यहाँ से आराम से मैक्सिमम 10 मान लो, बाकी 6 से लगाकर 10 के बीच में मिल सकते हैं। ज्यादातर 7 या 8 मिल रहे हैं, तो आप इस बात को यहाँ से समझ लेना। तो अब हम, ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ना, फिर इसको सॉल्व करने का ट्राई करना। 2011 का क्वेश्चन है ये। तो आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। अब देखो इसने पूछा क्या है, पहले आप इधर देखो, ये चीज आप बाद में देखना, मैं इसको अलग से यहाँ पे लेता हूँ। अब देखो अपन इसको यहीं पे कर लेते हैं। अब आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा प्रोटोक्लोरोफिल, ये आपने पढ़ा होगा प्रोटोक्लोरोफिल। प्रोटोक्लोरोफिल, ये जो प्रोटोक्लोरोफिल होती है ये आगे चलकर आपके कन्वर्ट होता है
मैच्योर क्लोरोफिल के अंदर, या मैं कह सकता हूं ये क्लोरोफिल। अब जब ये क्लोरोफिल बन के तैयार हो जाता है, जब ये क्लोरोफिल बन जाता है, अब जब ये क्लोरोफिल बनता है, इस क्लोरोफिल के कारण क्या क्या होता है, तो हमें ये पता है कि इस क्लोरोफिल के कारण लीफ का जो कलर है आपके, वो कैसा हो जाता है, लीफ का कलर ग्रीन हो जाता है। यहां तक आपने पढ़ा होगा। दूसरा आपने ये भी पढ़ा होगा, ये जो क्लोरोफिल होता है इसके सेंटर के अंदर, इस क्लोरोफिल के सेंटर के अंदर, इस क्लोरोफिल के सेंटर में क्या पाया, आपको पता है मैग्नीशियम पाया जाता है। इस क्लोरोफिल के चारों ओर 4 पाइरोल रिंग पाई जाती है, इस 4 पाइरोल रिंग के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पता है। अब उसके बाद देखो, अब जब ये क्लोरोफिल के अंदर कन्वर्ट होता है, जब ये प्रोटोक्लोरोफिल जब क्लोरोफिल में कन्वर्ट होता है, तो आपको पता है कि इसके लिए कई प्रकार के यहाँ एंजाइम काम करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम के एंजाइम काम करेंगे ना इस प्रोसेस को होने के लिए। और आपको ये भी आपने अभी पढ़ा कि सर इस क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है, और इसके अंदर नाइट्रोजन भी ये मिनरल्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो एंजाइम पाए जाते हैं, इनमें से कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जिनके आपने एंजाइम में पढ़ा होगा, एक कोफैक्टर नाम से कॉन्सेप्ट होता है। जैसे किसी एंजाइम को एक्टिव करने के लिए कौन से खनिज लवण की आवश्यकता होती है, ये आपने एंजाइम टॉपिक में पढ़ा होगा, उसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। अब हम मानते हैं कि यहाँ पर हो सकता है एक एंजाइम काम आए, दो एंजाइम, तीन एंजाइम, कई प्रकार के एंजाइम काम आ सकते हैं। हमें ये भी पता है कि हर एक एंजाइम के लिए कोफैक्टर यानी खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो हमने माना कि एक एंजाइम ऐसा है जिसको एक्टिव करने के लिए मैग्नीज की आवश्यकता है, एक एंजाइम ऐसा है जिसको एक्टिव करने के लिए सल्फर की आवश्यकता है, एक एंजाइम ऐसा है जिसको एक्टिव करने के लिए क्लोराइड आयन की आवश्यकता है। इस प्रकार से कई सारे कोफैक्टर काम में लिए जा सकते हैं अलग अलग एंजाइम के लिए। ये आपने पढ़ रखा होगा एंजाइम टॉपिक के अंदर। अब आप सोचो कि क्लोरोफिल का काम क्या है, मैंने बताया था लीफ को ग्रीन करने का काम किसका है, क्लोरोफिल का होता है। अगर इस क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम की एब्सेंट हो जाए तो क्या क्लोरोफिल बनेगा, तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। अगर इस क्लोरोफिल के अंदर नाइट्रोजन की एब्सेंट या नाइट्रोजन कम हो जाए तो क्लोरोफिल बनेगा, नहीं बनेगा। अगर इस प्रोटोक्लोरोफिल को क्लोरोफिल में कन्वर्ट करने वाले ये एंजाइम काम करना बंद कर दे, सर ये एंजाइम काम करना बंद कब कर देंगे, एंजाइम काम करना बंद तब करेंगे जब इनको ये खनिज लवण की मात्रा कम या ज्यादा हो जाए। इसका मतलब जितने भी ये खनिज लवण मैंने यहाँ लिख रखे हैं, इन खनिज लवणों की मात्रा कम या ज्यादा होने से क्लोरोफिल के सिंथेसिस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर क्लोरोफिल का निर्माण लीफ के अंदर नहीं हुआ तो वो लीफ ग्रीन कलर की नहीं बनेगी। और तो इसको, जब लीफ ग्रीन कलर की नहीं बनती है, जब लीफ का कलर जो होता है वो चेंज होकर आपके हो जाता है येलो कलर। जब जब क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता है तो वो लीफ येलो कलर की हो जाती है। इसको हम बोलते हैं क्लोरोसिस। क्या बोलते हैं, जब लीफ येलो कलर की होती है उसको हम बोलते हैं क्लोरोसिस। आया समझ में। अब देखो, आपने इस टॉपिक के अंदर ये भी पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम की कमी से जो क्लोरोसिस होता है या नाइट्रोजन की कमी से जो क्लोरोसिस होता है, उस समय क्लोरोसिस आपको जो दिखाई देता है वो आपको जो ओल्ड लीफ होती है उसके अंदर दिखाई देता है। अब आपने उसके आगे ये भी पढ़ा होगा कि आयरन की कमी से, या मैं आयरन को भी साथ में लिख सकता हूँ आयरन, कि आयरन की कमी से, क्लोराइड की कमी से, सल्फर की कमी से, मैग्नीज की कमी से अगर जब क्लोरोसिस होता है वो आपके यंग लीफ के अंदर होता है। ये आपने पढ़ा होगा। ऐसा सर अलग अलग क्यों है, खनिज लवण क्लोरोसिस कर रहे हैं लेकिन एक ओल्ड लीफ में कर रहा है, एक यंग लीफ में क्यों कर रहा है? तो इसका कारण ये है कि जो मैग्नीज और जो नाइट्रोजन होते हैं ये डायरेक्ट इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं क्लोरोफिल के अंदर। और जो दूसरे वाले जो खनिज लवण है, ये जब नई लीफ बनती है, ये अगर उस नई लीफ के अंदर अगर प्लांट को ये खनिज लवण अगर पर्याप्त मात्रा के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो जो नई लीफ बनेगी उसके अंदर ये क्लोरोसिस आपके क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो क्लोरोसिस हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोसिस करने के लिए मैग्नीज भी रेस्पॉन्सिबल है, सल्फर भी है, क्लोराइड भी है, आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है और नाइट्रोजन है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आरपीसी के, इसका मतलब क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए ये, क्योंकि इसने क्या दे रखा है कि क्लोरोसिस का कॉजेज तो कौन सा है, मैग्नीशियम की अगर अधिकता हुई तो भी क्लोरोसिस होगा, अगर मैग्नीज की अधिकता हुई तो भी क्लोरोसिस होगा, अगर मैग्नीशियम की कमी हुई तो भी क्लोरोसिस होगा। मतलब किसी भी प्रकार से खनिज लवण की मात्रा में ऊपर नीचे होना कोई ना कोई डिजीज कॉज करेगा। तो यहाँ पर क्लोरोफिल के निर्माण के लिए
अब देखो आप यहाँ से ध्यान रखना, जो मैग्नीशियम होता है, इस मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का डायरेक्ट कंपोनेंट उसके सेंटर में पाया जाता है, लेकिन जो आपके ये जो मैग्नीज होता है ये क्लोरोफिल का डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं है। ये क्लोरोफिल के निर्माण में जो एंजाइम काम करते हैं उस एंजाइम को ये रेगुलेट करता है, इसलिए मैग्नीज भी मैग्नीशियम की तरह कार्य करता है या क्लोरोसिस के अंदर रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अब आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? इस क्वेश्चन का आंसर कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक से मैग्नीज और मैग्नीज दोनों क्लोरोसिस में काम आते हैं, इसलिए आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को कर दिया डिलीट। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर लिया था, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको पूरा बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो भाई। द प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट। इसने पूछा है कि C3 प्लांट के अंदर CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन होता है। करो इसको सोल्व, फिर मैं आपको ये बताता हूँ। अब देखो इधर, आंसर पे बाद में जाना, अगर आपको आता आप मन में सोच लो। अब हमारे पास देखो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर हम देखते हैं कई प्रकार की साइकिल काम करती है। जैसे एक हम इसमें देखते हैं C3 साइकिल, क्या देखते हैं हम? C3 साइकिल देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर C4 साइकिल हम देखते हैं, और एक इसके अंदर हम देखते हैं कैम साइकिल देखते हैं। क्या देखते हैं हम? कैम साइकिल देखते हैं। आपको यहाँ पे आपको पूछा है कि C3 साइकिल के अंदर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होगा, तो ध्यान रखना C3 साइकिल में यहाँ पे काम करेगा RUBP। फुल फॉर्म आपको जान होगा, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, किसी एग्जाम में पूछी हुई है। जब C4 साइकिल की बात आएगी, जब C4 साइकिल की बात आएगी, तो यहाँ पर आपके C4 साइकिल में आपके काम करेगा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर के रूप में पेपकेज करेगा, और यहाँ पर कैम साइकिल के अंदर भी आपके ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ये काम करेगा यहाँ पर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर के रूप में। ये तो आपके है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्राथमिक CO2 के ग्राही कौन होते हैं? C3 C4, ये ठीक है। अब आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ रखा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान C4 साइकिल, C4 साइकिल तथा कैम साइकिल के अंदर सेकेंडरी CO2 का एक्सेप्टर कौन है, मतलब द्वितीयक CO2 का ग्राही कौन है? तो C4 साइकिल में काम करेगा RUBP, ये सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर है, और कैम साइकिल के अंदर भी ये आपके RUBP यहाँ पे काम करेगा। अब आपको पता है कि C3 साइकिल जो होती है वो C4 प्लांट के अंदर भी होगी और कैम प्लांट के अंदर भी ये साइकिल वहां पाई जाएगी। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जब ये जो पेप्केज एंजाइम होता है यहाँ पर C4 साइकिल चलती है, कैम के अंदर भी C4 साइकिल चलती है। इसमें दो सेल भाग लेती है, बंडल सील सेल और मीजोफिल सेल, लेकिन जब बात आएगी कैम साइकिल की तो वहां पर केवल मीजोफिल सेल भाग लेती है। अब उसके बाद जो C3 साइकिल होती है, जो C4 प्लांट में होती है, वहां पर आपके RUBP काम करेगा और यहाँ पर भी RUBP काम करेगा। अब इसी फर्स्ट ग्रेड में वापस एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो रूबिस्को एंजाइम होता है, ये हमने पढ़ रखा है कि जो रूबिस्को एंजाइम होता है, जो रूबिस्को एंजाइम है हमारा, जो रूबिस्को एंजाइम, ये दिख नहीं रहा ना, अपन कलर दूसरा लेते हैं इसके ऊपर। रेड कलर दिख रहा है? हाँ ठीक है, दिख रहा है। ये हमारा जो रूबिस्को एंजाइम होता है हमारा मतलब प्लांट का, अब जो प्लांट का है वो हमारा माल है। जो रूबिस्को एंजाइम होता है इसके पास में दो प्रकार के ऑप्शन है। अगर इस अगर इस रूबिस्को एंजाइम के पास में, इस रूबिस्को एंजाइम के पास में दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं। अगर इस रूबिस्को एंजाइम को CO2 ज्यादा दे दी जाए, अगर इस रूबिस्को एंजाइम के चारों ओर CO2 ज्यादा हो, तो इसके अंदर जो एक्टिविटी होती है उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे उसको हम? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। तो जब जब ये कार्बोक्सिलेशन करता है, इसका मतलब इसके अंदर C3 साइकिल चल रही है, और जब C3 साइकिल चलती है इसका मतलब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन अधिक होगा।
जब ये रूबिस्को एंजाइम के चारों ओर CO2 की मात्रा तो कम हो जाए और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाए, तब ये रूबिस्को क्या करेगा, इस रूबिस्को के अंदर प्रोसेस होती है ऑक्सीजिनेशन। क्या होती है? ऑक्सीजिनेशन। और जब ऑक्सीजनेशन होती है उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपको याद होगा, उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोरेस्पायरेशन। इसको हम C2 साइकिल भी बोलते हैं। और जब C2 साइकिल चलती है तो इस समय कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कम होगा। और किसी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ रखा है, किसी अभी जो इंटरव्यू हुए थे उसमें पूछ रखा है कि प्लांट में जो C2 साइकिल होती है वो भी एक प्रकार से फोटोसिंथेसिस स्टेप के अंदर आती है। ये बात सही है। उन्होंने पूछा था कि इस C2 साइकिल के अंदर कितनी कार्बन का लॉस होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर 75% कार्बन का तो रीजनरेशन हो जाता है, 25% कार्बन का इसके अंदर लॉस होता है इस C2 साइकिल के अंदर। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तो आपके फर्स्ट ग्रेड में आ गया। बाकी वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि C4 में क्या है, इसमें क्या है। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा RUBP। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको सोल्व अच्छे से। अब आपको अगर ये याद है तो आप इसको आराम से सोल्व कर दोगे। देखो इधर मैं कराता हूँ अब। आंसर पे बाद में जाना, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझो ताकि इसका 360 डिग्री पड़ इस कॉन्सेप्ट को। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ RQ। अब जो RQ होता है इसका फॉर्मूला क्या है, ये भी एक बार एससी एग्जाम में पूछ रखा है। तो आपको पता है कि CO2 मुक्त होने वाली इवोल्वेड, मतलब इवोल्व होने वाली CO2, या इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ मुक्त होने वाली CO2, ऐसे लिख दो भले, एक ही बात है ना। तो इवोल्व होने वाली CO2 मुक्त होने वाली। दूसरा हो जाएगा आपके जो ऑक्सीजन जो इसमें यूज होती है, या ऑक्सीजन काम आने वाली, या इवोल्व। तो CO2 बाहर निकलने वाली या इवोल्व, और दूसरा है इसमें ऑक्सीजन जो आपके काम आती है। अब देखो ये तो पूछा हुआ RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में PYQ की RQ का फॉर्मूला क्या है, RQ की डेफिनेशन क्या है। तो किसी प्रोसेस के अंदर कितनी CO2 मुक्त होती है तथा उसके अनुपात के अंदर कितनी ऑक्सीजन को उसने काम में लिया है। अब वापिस शायद मेरे हिसाब से सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछ रखा है ये क्वेश्चन कि ये जो RQ होता है इसका मापन कैसे करते हैं, इस RQ का हम मापन कैसे करेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछ रखा है। तो इसके मापन के लिए एक उपकरण काम में आता है जिसको हम बोलते हैं गैंगोंग एक्सपेरिमेंटर। गैंगोंग एक्सपेरिमेंटर, एक्सपेरिमेंट, गैंगोंग एक्सपेरिमेंट, इसको हम बोलते हैं कि गैंगोंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इसका क्या करते हैं। और ये गैंगोंग रेस्पायरोमीटर है ना, ये भूल से हो गया। ये गैंगोंग रेस्पायरोमीटर ध्यान रखना ना, गैंगोंग रेस्पायरोमीटर, रेस्पायरोमीटर। तो गैंगोंग रेस्पायरोमीटर की सहायता से इस RQ का मापन किया जाता है। ये भी PYQ है, ये भी PYQ है। अब उसके बाद आता है कि सर RQ क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग RQ होता है। उसमें सबसे पहले हम बढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, अगर कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो जब कार्बोहाइड्रेट का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो इसके RQ का मान आपको पता होगा, इसके RQ का मान होता है 1। अब आप यहां देखो, मैं जैसे लिख रहा हूं RQ, मैंने ये देखा कि जो CO2 मुक्त हो रही थी उसके भी 5 अणु थे, और जो ऑक्सीजन यूज हो रही थी उसके भी 5 अणु थे। इसका मतलब इसका RQ का मान 1 होगा। इसका मतलब कंप्लीट जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है तो जितनी CO2 बाहर निकल रही है उतनी की उतनी ऑक्सीजन को यूज किया गया है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि RQ CO2 के समानुपाती है। अगर CO2 की मात्रा ज्यादा बाहर निकल रही है, इसका मतलब RQ का मान 1 से अधिक होगा। आया समझ में, ये आपको यहाँ आगे समझ आ जाएगा। अब देखो उसके बाद आता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट का अगर कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, अगर कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो तो क्या होगा। इसका एग्जाम्पल आता है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, जो सकुलेंट जीरोफाइट प्लांट होते हैं, जो सकुलेंट प्लांट होते हैं उनके अंदर जब रेस्पायरेशन होता है,
इन सकुलेंट प्लांट के अंदर जब रेस्पायरेशन होता है तो इनके समय, अब ये आपको पता है कि इनके स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं। जब दिन के समय स्टोमेटा बंद रहते हैं, इसका मतलब इन प्लांट में बाहर से CO2 नहीं आती है। भाई यही हुआ ना, इसका मतलब इनमें CO2 की कमी है। इनमें CO2 की कमी या CO2 नहीं होती है, तो आप देख लो कि अगर किसी प्लांट के रेस्पायरेशन के अंदर जब CO2 की कमी है, इसका मतलब मैं यहाँ ले देता हूँ CO2 जीरो है, तो 5 को आप जीरो से भाग दोगे तो भी जीरो आना है, यही होगा ना। इसका मतलब सकुलेंट प्लांट का जो RQ होता है, या जब कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो उसके RQ का मान क्या होता है, आपके जीरो होता है। आया समझ में? जीरो क्यों होता है? क्योंकि CO2 की इसमें सकुलेंट प्लांट में कमी होती है। CO2 की कमी क्यों होती है? क्योंकि स्टोमेटा इसमें बंद रहते हैं। जब स्टोमेटा बंद है, CO2 जीरो है, तो भले 5 को जीरो में भाग दोगे तो जीरो ही आएगा। ये आपको आ गया। अब इसके बाद आपके नेक्स्ट आता है, जो हमने एक पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमने पढ़ा इनकम्प्लीट कार्बोहाइड्रेट, तीसरा हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं फैट के बारे में, हम पढ़ रहे हैं लिपिड के बारे में। फैट का जो RQ का मान होता है वो आपके 0.7 तक होता है ना। ये 0.7 कहने का मतलब इसका मान एक से कम होगा, इसका मान हमेशा एक से कम होगा। उसके बाद फैट के बाद आपके आता है प्रोटीन आता है, फैट के बाद आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन के RQ का मान जो होता है वो 0.5 टू 0.9 तक होता है। अब ये आप कह सकते, ये रेंज कैसे होगी? रेंज इसलिए होगी कि अलग अलग प्रोटीन अलग अलग एमिनो एसिड से बना होता है, इसलिए ये एमिनो एसिड पे डिपेंड करेगा कि उसका RQ का मान कितना होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसके अंदर आपके, जैसे एनएरोबिक कंडीशन के अंदर है ना। हाँ, उससे पहले अपन देखते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, अब जब कार्बोनिक एसिड की बात आती है, इसमें एक आपके अपवाद आता है, एक्सेप्शन आता है, एसीटेट। इसमें एक अपवाद आपके है एसिटिक एसिड। इस कार्बोनिक एसिड के अंदर आपके एक अपवाद आता है, इसके अंदर एसिटिक एसिड। एक आता है एसिटिक एसिड, ये इसका अपवाद है ना। अब मैं यहाँ लिख रहा हूं कार्बोनिक एसिड जितने भी होते हैं उन सब का जो RQ का मान जो होता है वो एक से अधिक होता है। कितना होता है? एक से अधिक होता है। लेकिन एसिटिक एसिड के जो RQ का मान होता है वो एक होता है, ये इसका अपवाद है। क्योंकि इसके अंदर एक मान किसका था? जब कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो उसका मान एक होता है, लेकिन एसिटिक एसिड का भी मान RQ का मान एक होता है। ऊपर हमने लिख रखा है कि जितने भी कार्बोनिक एसिड है, केवल एक एसिटिक एसिड को छोड़कर बाकी वाले कार्बोनिक एसिड के RQ का मान कितना होगा? हमेशा एक, सॉरी, एसिटिक एसिड का मान एक होगा, बाकी वाले सभी कार्बनिक अम्ल का मान जो होगा आपके वो एक से अधिक होगा। अब इस कार्बोनिक एसिड के बाद में नेक्स्ट आपके इसमें आता है मैलिक एसिड। एक इसमें आता है मैलिक एसिड। जब मैलिक एसिड की बात आती है तो इसके RQ का मान होता है आपके 4 होता है। मैलिक एसिड के अलावा आपके इसमें एक और आता है, सॉरी, मैलिक एसिड का आपके 1.3 होगा ना, मैं ये कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैलिक एसिड का होगा 1.3। अगर बात आती है ऑक्जेलिक एसिड की, अगर बात आती है ऑक्जेलिक एसिड की, तो ऑक्जेलिक एसिड का आपके मान होता है 4 होता है, ये यहाँ ध्यान रखना। और एक होता है सिट्रिक एसिड, उसका भी मान आपके 1.4 के आसपास होता है। तो इनमें से सबसे अधिक पूछा गया आपकी ऑक्जेलिक एसिड के बारे में, क्योंकि इसका मान जो होता है वो कार्बोनिक एसिड में ये इस अपना सर्वाधिक होता है, इसलिए इसको पूछा गया है। तो ये चीजें एग्जाम में पूछ रखी है कि RQ का फॉर्मूला क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर AP, मतलब AP के एग्जाम पूछा हुआ है। सेकंड ग्रेड में पूछ रखा है कि RQ के मापन के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं, तो गैंगोंग एक्सपायरोमीटर काम में लेते हैं। फिर आपकी अलग अलग एग्जाम में पूछ रखा है कि अगर कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो RQ का मान क्या होगा, अगर इनकम्प्लीट होता है तो RQ जीरो हो जाएगा। और एक और इसमें ना मैं लास्ट वो बताता हूँ। और इसके बाद में आपको फैट का ध्यान रखना कितना होता है, प्रोटीन का आपको ध्यान रखना है, आपको कार्बोहाइड्रेट का आपको ध्यान रखना है, और ये, सॉरी, कार्बोनिक एसिड का ध्यान रखना एक से अधिक होता है, लेकिन एसिटिक एसिड का मान कार्बोहाइड्रेट के बराबर होता है। अब एक क्वेश्चन कभी कभार और भी पूछते हैं, अगर एन एरोबिक कंडीशन हो, अगर एन एरोबिक कंडीशन है, अगर एन एरोबिक कंडीशन है मतलब अवायवीय परिस्थितियां, वहां पर इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब यही हुआ ना कि ऑक्सीजन एब्सेंट है। अब आप देखो कि अगर ऑक्सीजन को हम एब्सेंट कर लिया ना,
मैं कह रहा हूं आर क्यू बराबर होता है आपके CO2, और मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन एब्सेंट है। इसका मतलब इस आर क्यू का मान CO2 के समानुपाती है जितना, इसका मतलब आर क्यू का मान यहाँ पे अनंत होता है। यहाँ पर एन एरोबिक कंडीशन के अंदर अगर हम आर क्यू की बात करेंगे तो आर क्यू का मान आपके इन्फिनाइट या अनंत होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आर क्यू वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का 4 हो जाएगा। अब मुझे ये भी बता दो, हमने कहा था कि 0.7 ये आपके फैट का होता है, ये आपके 0.8 आ रहा, तो ये 5 से 9 के बीच था, तो ये आपके प्रोटीन का हो गया। अब ये 1 आ रहा है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात होगी तो अगर जब कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो तब उसका मान 1 होगा। अगर किसी कार्बोनिक एसिड की बात होगी, अगर एसिटिक एसिड होगा यहाँ पर तो उसका मान भी 1 होगा। आया समझ में? तो ये मैंने पूरा आपको इसके बारे में बता दिया, रेस्पिरेटरी कॉन्स्टेंट के बारे में। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी 2011 वाले पेपर में आपके आ रखा है। तो इसने पूछा कि करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एबीए, एब्सिसिक एसिड के बारे में पूछा है। आप सबको पता है कि एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन होता है ये एक डिप्रेशन वाला, मैं इसको बोलता हूँ डिप्रेशन, यानी मतलब ये नेगेटिव ग्रोथ का हार्मोन है। तो इसमें फर्स्ट लाइन दे रखी है कि इट इज ए नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। यस, ये बात सही है, ये हार्मोन ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ये हमने पढ़ रखा है, ये बात भी सही है। तो ये ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है। क्या ये गैसियस हार्मोन है? नहीं, हमें पता है कि गैसियस हार्मोन के रूप में हमारा इथाइलिन काम करता है, ये गैसियस हार्मोन नहीं होता है। अब मुझे आप एक चीज और बताओ, आपके वापिस इसी में PYQ आ रखा है, जो आपके एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है, ध्यान से सुनना, जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है ये स्टोमेटा क्लोजिंग ओपनिंग के अंदर भी काम आता है, आपने पढ़ा होगा इसको, अपन आगे देखेंगे, अपना क्वेश्चन है पूरा। तो इसने पूछा कौन कौन से सही है कौन से गलत है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, इसका मतलब यहाँ पर ओनली ए सही है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ये मैंने आपको अभी बता दिया पीछे रूबिस्को के बारे में, कि रूबिस्को के पास में, पहले पढ़ लो क्वेश्चन आपको ये। तो पूछ रहा है कि फोटो रेस्पायरेशन, इस फोटो रेस्पायरेशन का मतलब है, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है C2 साइकिल के बारे में। अब C2 साइकिल आपने पढ़ ली होगी थ्योरी के अंदर, मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर। यहाँ ये पूछ रहा है कि C2 साइकिल कब शुरू होगी, या C2 साइकिल को होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो मैंने बताया था कि रूबिस्को के पास में डबल व्यवहार होता है, मतलब वो किधर भी पलट सकता है। जैसे जैसे रूबिस्को की कोई फ्रेंड है, अगर वो फ्रेंड 2 दिन के लिए फोन नहीं उठाए, वो 2 दिन के लिए घर चला जाए, घर चली जाए, तो वो जो कोई और उसका जो ऑप्शन होता है वो अगर उसको टाइम देना शुरू कर दे तो वो उसके साथ में जाके अटैच हो जाता है। तो रूबिस्को भी इस तरीके से, अगर CO2 की कमी होगी रूबिस्को के चारों ओर तो वो CO2 को तो छोड़ देगा, उसका काम तो था CO2 के साथ में जाके फोटोसिंथेसिस या कार्बोहाइड्रेट या C3 साइकिल को करना। लेकिन जैसे ही CO2 की मात्रा कम हुई, रूबिस्को ने कहा भाई CO2 चली गई है, अब ऑक्सीजन तू आजा, मैं अकेला नहीं बैठ सकता, मैं निकमा नहीं बैठ सकता। तो उसने ऑक्सीजन को बुला दिया अपने पास में। तो जब उसके पास ऑक्सीजन आती है तब वो C2 साइकिल करेगा, मतलब ऑक्सीजनेशन, उसका ऑक्सीजनेशन नेचर हो जाएगा। तो ये इसने पूछ रखा है। तो हमें पता है कि जब CO2 हाई है एंड ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो चलेगी आपकी C3 साइकिल। जब CO2 की मात्रा आपके कम है और जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तब आपके चलेगी C2 साइकिल या फोटो रेस्पायरेशन। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हाई ऑक्सीजन एंड लो CO2 इसके साथ में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल बाय, इस क्वेश्चन को पढ़ो और सोल्व करो। अब देखो इधर मैं ये आपको बताता हूँ, आपने पूरा भी पढ़ा होगा स्टोमेटा के बारे में, पहले इसको भूल जाओ, अगर आपको नहीं आता मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि स्टोमेटा के अंदर, जो हमारा स्टोमेटा होता है, इस स्टोमेटा के अंदर 2 प्रकार की सेल होती है, एक आपके होती है गार्ड सेल, एक आपके होती है सब्सिडरी सेल, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा कॉम्प्लेक्स। अब जैसे मैंने माना कि ये जैसे कोई गार्ड सेल है ना, ये जैसे कोई गार्ड सेल है। अब स्टोमेटा क्लोज कब होगा, ओपन कब होगा, ये देखो, जब स्टोमेटा के अंदर, ध्यान से सुनना, जब स्टोमेटा के अंदर बाहर से पोटेशियम आयन की अंदर की ओर एंट्री होती है, जब स्टोमेटा के अंदर ये जैसे कोई गार्ड सेल है ना,
जब गार्ड सेल के अंदर बाहर से पोटेशियम आयन अंदर की ओर आता है, जब पोटेशियम आयन अंदर आएगा तो यहाँ से प्रोटॉन बाहर जाएगा, H+ बाहर जाएगा। आया समझ में? तो प्रोटॉन अंदर आएगा, H+ बाहर जाएगा, इसका मतलब H+ बाहर जा रहा है, इसका मतलब अंदर H+ कम हो रहा है, अंदर H+ कम हो रहा है, इसका मतलब अंदर pH का मान बढ़ रहा है, मतलब बेसिक मीडियम बन रहा है। बाहर H+ ज्यादा हो रही है, मतलब एसिडिक मीडियम बढ़ रहा है। तो जब पोटेशियम अंदर आता है उस समय स्टोमेटा क्लोज होगा। जब पोटेशियम अंदर आता है उस समय स्टोमेटा क्लोज होगा, और जब यही पोटेशियम वापस बाहर आता है तो यही जो H+ बाहर गया था ये वापस अंदर की ओर आएगा, उस समय हमारा स्टोमेटा वापस ओपन हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो स्टोमेटा हमारा क्लोज हो जाएगा। जब गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन की मात्रा कम हो जाएगी उस समय हमारा जो गार्ड सेल है वो क्या, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को मैं आपको वापस समझाता हूं। एक लाइन के अंदर इधर देखो आप, मैं यहां लिख रहा हूं स्टोमेटा क्लोज, स्टोमेटा क्लोज। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि स्टोमेटा क्लोज कब होगा, तो आपने कहा सर जब गार्ड सेल के अंदर बाहर से पोटेशियम अंदर आएगा और अंदर से H+ बाहर जाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको अभी बताया था कि एब्सिसिक एसिड इसमें रोल प्ले करता है, तो ध्यान रखना जब गार्ड सेल के अंदर एब्सिसिक एसिड हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जब गार्ड सेल के अंदर साइटोकाइनिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी, साइटोकाइनिन की मात्रा कम हो जाएगी। अब आगे देखो कौन से खनिज, जब गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होगी, इसके साथ में क्लोराइड आयन भी होता है, इसकी मात्रा ज्यादा होगी। अब आपको पता है पोटेशियम अंदर आएगा तो प्रोटॉन यहाँ से बाहर चला जाएगा। जब प्रोटॉन बाहर जा रहा है इसका मतलब गार्ड सेल के अंदर, आप सोचिए जब प्रोटॉन वहां से बाहर जा रहा है, जब प्रोटॉन वहां से बाहर जा रहा है तो प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा आपके, तो प्रोटॉन की मात्रा इसके अंदर, एक मिनट, हाँ इसको अभी यहाँ ये प्रोटॉन वाला अपन आगे करेंगे ना। तो यहाँ तक आपके ध्यान रखना कि जब गार्ड सेल के अंदर स्टोमेटा जब क्लोज होगा तो उसमें एब्सिसिक एसिड बाहर जाएगा, सॉरी इसकी मात्रा ज्यादा होगी गार्ड सेल में, साइटोकाइनिन की मात्रा कम होगी और पोटेशियम की मात्रा भी इसके अंदर आपके ज्यादा हो जाएगी, और जो क्लोराइड आयन है उसकी भी मात्रा आपकी क्या हो जाएगी, इसके अंदर ज्यादा हो जाएगी। उल्टा हो गया यहाँ पे, अच्छा हाँ सही सही है, उल्टा नहीं है, सही है ना, ये सही बात है। हमें इसको क्लोज करना है ना, ये यहाँ अपन उल्टा कर दिया, इसको अपन उल्टा किया है, ध्यान रखना। वापिस समझो एक बार, ये हमारी गार्ड सेल है। हमने कहा था कि गार्ड सेल को अगर स्टोमेटा को ओपन होना है तो गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, यही कहा था, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। अब आप देखो कि जब हमें स्टोमेटा को क्लोज करना है इसका मतलब इसका ऑपोजिट होगा, इसका मतलब मुझे इस पोटेशियम को बाहर भेजना है, मैं पोटेशियम को बाहर भेजूंगा तो पोटेशियम की मात्रा क्या हो जाएगी, इसके अंदर कम हो जाएगी, इसके साथ में क्लोराइड की मात्रा भी इसमें कम हो जाएगी। अब जब स्टोमेटा ओपन करना है तो बाहर से पोटेशियम को अंदर भेजना है और प्रोटॉन को बाहर भेजना है, ये तो स्टोमेटा ओपन। जब स्टोमेटा क्लोज करना है उस समय मुझे गार्ड जो पोटेशियम अंदर आया उसको बाहर भेजना, इसका मतलब अंदर पोटेशियम कम होगा, तो अंदर पोटेशियम कम होगा, अब ये प्रोटॉन वापस अंदर आ जाएगा तो अंदर की ओर प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। अब जब आपको पता है कि जब प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा होती है तो गार्ड सेल का जो माध्यम होगा वो आपके कैसा हो जाएगा, एसिडिक माध्यम या अम्लीय माध्यम। अब जब स्टोमेटा क्लोज हो, सॉरी ओपन हो, स्टोमेटा ओपन, जब स्टोमेटा ओपन हो तब क्या होगा, जब स्टोमेटा ओपन हो तो पूरी की पूरी प्रोसेस इसकी उल्टी हो जाएगी, एब्सिसिक एसिड की मात्रा आपकी हो जाएगी कम, साइटोकाइनिन की मात्रा आपकी हो जाएगी अधिक, साइटोकाइनिन अधिक हो जाएगा, पोटेशियम आयन की मात्रा आपकी हो जाएगी अधिक क्योंकि बाहर से अंदर आएगा, इसके साथ में क्लोराइड आयन भी आते हैं,
और प्रोटॉन अंदर से बाहर निकल जाएगा तो इसकी मात्रा हो जाएगी कम। जब गार्ड सेल से H+ बाहर जा रहा है तो इसके अंदर का माध्यम आपके बन जाएगा, सॉरी, बेसिक या क्षारीय माध्यम बन जाएगा। अब देखो यहाँ केवल इसने पूछा है पोटेशियम है, इसका तो आंसर हमारा ये है, अपना ये पोटेशियम है। लेकिन ध्यान भी रखना है कि जब एब्सिसिक एसिड की मात्रा ज्यादा होगी तो स्टोमेटा क्लोज होंगे, साइटोकाइनिन की मात्रा कम होगी तो स्टोमेटा क्लोज होंगे। अब तो साइटोकाइनिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी एग्जाम, शायद अभी तक एक बार आ रखा किसी एग्जाम में। इंपॉर्टेंट ये है पोटेशियम आयन और एब्सिसिक एसिड दोनों उल्टे काम कर रहे हैं ना, ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आएगा, ये मैं आपको वापस बता देता हूँ एक बार यहाँ से, कि स्टोमेटा ओपन कब होगा और स्टोमेटा क्लोज कब होगा, दो चीजें है ना हमारे पास। अब हमारे पास ये हमारी कोई गार्ड सेल है ना, ये कोई हमारी गार्ड सेल है। अब इस गार्ड सेल के अंदर अगर स्टोमेटा को मुझे ओपन करना है तो मुझे पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर भेजना पड़ेगा। इसका मतलब अंदर की ओर पोटेशियम आयन की मात्रा ज्यादा होगी और यहाँ से जो प्रोटॉन होगा वो आपके यहाँ क्या आ जाएगा, बाहर आएगा। इसका मतलब H+ की मात्रा इसमें कम होगी। जब मुझे इसको क्लोज करना है, जब मुझे इसको क्लोज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो पोटेशियम आयन जो अंदर आया था इसको मैं वापस बाहर की ओर भेज दूंगा। जब मैं पोटेशियम को बाहर भेजूंगा तो अंदर पोटेशियम कम हो जाएगा। दूसरा, सर जो प्रोटॉन बाहर गया था वो वापस अंदर आएगा, तो प्रोटॉन जो होता है वो वापस अंदर आता है, इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ती है। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि ये सब चीजें कैसे होती है। अब इसके बाद आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ये पोटेशियम हो जाएगा। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको सोल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप सोल्व करो। इस क्वेश्चन को सोल्व किया आपने? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन फोटोसिंथेसिस द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन केल्विन साइकिल। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है। तो आपको पता है कि जो ऑक्सोली एसिटिक एसिड होता है ये तो आपके C4 साइकिल का है, तो इसके अलावा ये केम के अंदर भी बनता है। दूसरा इसने पूछा है ये फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड PgAl, ये है PgAl। ये आपको पता है कि जब केल्विन साइकिल जब चलती है तो ये वहां पे बनता है PgAl। थर्ड आपके पूछ रखा ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं PGA। तो आपको पता है कि ये आपके केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। अब अगला दे रखा है कि राइबुलोज 1,5 बिस्फोस्फेट, इसका शॉर्टकट होता है RUBP। तो आपको पता है कि जो RUBP होता है इस केल्विन साइकिल के अंदर ये प्राथमिक CO2 ग्राही होता है, ये भी आपने पढ़ रखा होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन को सोल्व करो अब। द परसेंटेज ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। अब देखो जो ट्रांसपीरेशन होता है, जो ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट के अंदर, देखो इधर प्लांट के अंदर जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो 3 टाइप से होता है ना। एक तो आपके होता है लेंटिक्यूलर, एक तो आपके होता है लेंटिकुलर होता है। उसके बाद एक तो आपके लेंटिकुलर होता है, लेंटिकुलर के बाद एक आपके इसके अंदर दूसरा जो होता है वो आपके होता है क्यूटिकुलर। क्या होता है? क्यूटिकुलर। और तीसरा आपके होता है स्टोमेटल। 3 टाइप का होता है। तो हमने इसमें ये पढ़ रखा है कि जो स्टोमेटल होता है वो आपके लगभग 82 या 90% तक होता है। और जो आपके क्यूटिकुलर इसके अंदर जो ट्रांसपीरेशन होता है क्यूटिकुलर आपके ये 9 to 10% तक होता है। अब ये आपके 0.1 से 1% तक होता है।
अब उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि जो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन और जो स्टोमेटल जो ट्रांसपीरेशन होता है, इसको हम बोलते हैं फोलियर ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? फोलियर ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, फोलियर ट्रांस क्यों बोलते हैं? फोलियर का मतलब होता है लीफ से होने वाला। स्टोमेटा लीफ पे पाए जाते हैं, और जो क्यूटिकल जो लीफ के ऊपर पाई जाती है उससे होता है। ये आपके और लेंटिसेल्स पाए जाते हैं उसके वहां पे। तो यहाँ उसने क्या पूछा? इसने पूछा है कि रंध्रीय वाष्प मतलब स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कितना होता है? तो आपको पता है कि 80 से 90% होता है। अब अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ ले कि फोलियर ट्रांसपीरेशन में कितने परसेंट, तो आप उसको देख लेना, ये आपके लगभग 99% तक होता है। तो आपके ये फोलियर हो जाएगा 99% तक। अब ये कंफ्यूज मत होना, क्या पता क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि द परसेंटेज ऑफ फोलियर ट्रांसपीरेशन इन प्लांट। तो फोलियर का मतलब उसके अंदर स्टोमेटा वाला भी साथ में आएगा, और आपके जो क्यूटिकल वाला भी आपको साथ में काउंट करना है इसके अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर जो थर्ड ऑप्शन है, ये इसका आपके सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करो। शुद्ध जल का जल विभव तथा परासरण विभव क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। शुद्ध जल का जल विभव तथा परासरण विभव क्या है? इधर देखो, जब भी प्योर वाटर की बात आए, ध्यान रखना, जब भी प्योर वाटर की बात आए तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी प्योर वाटर की बात आएगी, उसकी डीपी का मान, डिफ्यूजन प्रेशर, उसके ओपी का मान, ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसका वाटर पोटेंशियल यानी जल विभव, ये तो जो डीपी होगा ये हमेशा मैक्सिमम होगा। प्योर वाटर का जो डीपी होता है वो हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम होता है या हाई होता है। इस चीज को ध्यान रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर या जो परासरण विभव होता है प्योर वाटर का, वो हमेशा आपके जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। और जो वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का, वो भी आपके होता है जीरो होता है। अब देखो ये मैक्सिमम क्यों होता है, जीरो क्यों होता है, ये देखो। डिफ्यूजन का मतलब क्या आप समझो। डिफ्यूजन का मतलब होता है, जैसे मेरे पास कोई पानी की बोतल है, मैंने उस पानी को यहाँ पे डाल दिया है ना, जैसे इस हथेली के ऊपर। अब वो पानी क्या करेगा? पानी यहाँ से बहता हुआ किसी मतलब किसी भी दिशा में जा सकता है, जिधर जिधर ढलाई होगी उधर जाएगा। तो उस पानी के अणुओं के द्वारा जो मूवमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, जो पानी के मॉलिक्यूल के द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है, जिसकी वजह से पानी एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर जा रहा है, उसको बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। इसका मतलब डिफ्यूजन प्रेशर कौन उत्पन्न करता है, कौन क्रिएट करता है? तो जो मॉलिक्यूल मूवमेंट हो रहा है उसी मॉलिक्यूल के द्वारा डिफ्यूजन प्रेशर प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर हम पानी की बात हो रही है, इसका मतलब जितने फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वाटर के, उतना डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ डाल देता हूँ बाहर से, मैंने रेत डाल दिया, मैंने नमक डाल दिया, तो ये क्या विले है? ये सॉल्यूट है। जैसे ही हम इसके अंदर सॉल्यूट डालते हैं, विले डालते हैं, तो ये विले क्या करेगा? जो पहले हमने माना कि ये एक जैसे कोई बर्तन था, ये कोई मेरे पास कोई एक ट्रे थी, मैंने यहाँ पर एक कोई पानी की बोतल कर दी खाली। हम मानते हैं कि इसके अंदर 100 वाटर के अणु है ना। अब मैंने बाहर से इसके अंदर मैंने डाल दिया, आपके नमक डाल दिया। अब मैंने बाहर से इसके अंदर क्या डाल दिया? मैंने नमक डाल दिया। ये मैंने इसके अंदर मैंने 5 अणु डाल दिए, आपके ये NaCl यानी नमक के डाल दिए। इसका मतलब पहले वाटर के 100 अणु फ्री थे मूवमेंट करने के लिए, वाटर के 100 अणु फ्री थे प्रेशर बनाने के लिए, तो इसलिए उस वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर सबसे मैक्सिमम होता है। जैसे ही मैंने इसके अंदर बाहर से विले मिलाया, मैंने 5 अणु विले के मिलाए। जब मैंने 5 अणु विले के मिलाए, तो ये 5 अणु इससे 100 अणु में से जाके इन्होंने वाटर के 5 अणु को रोक दिया, ये उसके साथ में जाके क्रिया करेंगे। इसका मतलब पीछे अब यहाँ पर जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, जो वाटर के मॉलिक्यूल बचे, ये आपके बचे 95। अब इस 95 के द्वारा जो डीपी का मान होगा और एक इसके द्वारा जो डीपी का मान होगा, इसमें अंतर ही होगा ना। इसका डीपी सबसे हाईएस्ट होगा क्योंकि वहां प्योर वाटर था, विलय मिलाने से पहले। इसका डीपी कम होगा क्योंकि विलय ने आकर जो जल के फ्री अणु थे उनको रोक दिया। अब आपने दूसरा टर्म पढ़ा होगा डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। तो दो विलयों के बीच का जो डीपी का जो अंतर होता है या डिफ्यूजन प्रेशर का अंतर होता है, उसको बोलते हैं डीपीडी। और ये भी देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी मैक्सिमम इसका जीरो होता है, ये भी इसका जीरो होता है, क्योंकि सोल्यूट जो होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सोल्यूट के समानुपाती होता है, ध्यान रखना ना। इसलिए ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपके जीरो जीरो, सॉरी ये नहीं, जीरो जीरो कहाँ पर है? जीरो जीरो इसका आंसर है।
इस क्वेश्चन को सोल्व करो। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। अब ये फर्स्ट ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं जो पहले एग्जाम होते थे उनके अंदर। अब देखो पूछ क्या रहा है कि आपको इसमें कौन सा कथन सही आपको ये देखना है। फर्स्ट कथन कह रहा है कि मैक्सिमम जो एसेंट ऑफ सैफ होता है वो आपके ड्यूरिंग डे होता है। डे का मतलब आप यहाँ ले सकते हो आफ्टरनून के अंदर भी, है ना, मतलब दोपहर के समय, है ना, इसको आप आफ्टरनून से ले सकते हो। नेक्स्ट कथन ये कह रहा है कि फ्लोएम जो होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या ये बात सही है? नहीं, हमें पता है कि ये तो जाइलम करता है। उसके बाद अगला है कि वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फिजियोलॉजिकल ड्राई सोइल। मुझे बताओ, एक ये कोई प्लांट है ना, इसकी ये रूट है, एक ये प्लांट है, ये इसकी रूट है। अब ये प्लांट जो ए प्लांट है और ये बी प्लांट है, ये जो ए प्लांट है ये ग्रो कर रहा है मेरे खेत के अंदर, बाड़मेर के अंदर। इसका मतलब डेजर्ट है, इसका मतलब यहाँ डेजर्ट है, इसका मतलब यहाँ की जो सोइल होगी वो कैसी होगी? ड्राई सोइल होगी ना, ड्राई सोइल होगी। दूसरा एक प्लांट है बी प्लांट, ये ग्रो कर रहा है आपकी उदयपुर के अंदर, फतेह सागर झील या किसी पानी वाले स्थान के पास में। मतलब वहां की जो सोइल है वो सोइल कैसी है आपके? वेट सोइल है। इसका मतलब इसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, इसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, और ड्राई सोइल में पानी की मात्रा कम है। अब आप मुझे बताओ कौन सी रूट पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी? ड्राई सोइल से करेगी या वेट सोइल से करेगी? डेफिट सीधी सी बात है कि वेट सोइल से पानी का एब्जॉर्बेंस यहाँ से ज्यादा होगा। तो ये कथन सही है क्या? कार्बनिक शुष्क मिट्टी से यानी ड्राई मिट्टी से पानी का एब्जॉर्प्शन अधिक होता है। ये बात गलत है कि ड्राई मिट्टी से अधिक नहीं होता, वेट सोइल से अधिक होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा इसने देखा नॉन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये पता है कि जो पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो तो आपके होता है जाइलम के द्वारा, और जो फ्लोएम जो होता है वो आपके फूड एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इसका इसने पूछा सही कथन। तो इनमें से यहाँ जो भी कथन दे रखे थे उनमें से हमारा सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा? कि मैक्सिमम असेंट ऑफ सैफ होता है ड्यूरिंग डे। अब अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ ले, यहाँ तो इसने पूछा मैक्सिमम का, कोई पूछे कि मिनिमम असेंट ऑफ सैफ कब होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए या तो मॉर्निंग के अंदर, या आपके नाइट के अंदर, या इवनिंग के अंदर। सर ऐसा क्यों कि डे के अंदर रसारोहण ज्यादा होता है? इस देखो, इस रसारोहण का मतलब है पानी का रूट से प्लांट के ऊपर लीफ तक जाना, इसको बोलते हैं असेंट ऑफ सैफ। तो ये दिन के समय अधिक क्यों होता है, रात में या जब धूप कम होती तब कम क्यों होता है? क्योंकि दिन के समय लीफ के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं। दिन के समय टेम्परेचर आके सीधा स्टोमेटा पे गिरेगा तो स्टोमेटा ओपन होंगे, पानी का लॉस ऊपर से ज्यादा होगा, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, तो ये पानी को ज्यादा खींचेंगे नीचे से ऊपर। रात के समय या इवनिंग के समय या मॉर्निंग के टाइम क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, मतलब प्लांट के अंदर पार्शियली, क्योंकि टेम्परेचर उस समय इतना ज्यादा तेज नहीं होता है, तो इसलिए पानी की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती प्लांट को। इसलिए दिन मतलब दोपहर में या दिन के समय असेंट ऑफ सैफ ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। सीधी सी बात है, कुछ नहीं दे रखा है कि लकड़ी का टुकड़ा पानी में रखने पर फूल क्यों जाता है। और वापिस मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और अलग से बना देता हूँ कि बरसात के दिनों में हमारे घर के दरवाजे ऐसे आपस में फूल क्यों जाते हैं या उनको खोलने में हमें दिक्कत क्यों होती है, एक ही बात है। वापिस आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में क्वेश्चन पूछ रखा है कि आप एज ए प्रोफेसर एक क्लास के अंदर पढ़ा रहे हो, आपके पास में एक बर्तन था, आपने उसके अंदर पानी डाल के उसमें आपने एक चौक डाल दी है। थोड़े समय बाद आप देखते हो कि चौक थोड़ी सी अंदर से फूल जाती है, बताओ कौन सी घटना हुई है? ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का क्वेश्चन है। वहां पर भी इम्बाइबेशन होता है, ये सब अलग है। गटेशन आपने पढ़ रखा होगा कि सुबह के टाइम आपने देखा होगा जब आप जैसे जिन खेतों में बाजरी होती है आप देखना, या जो भी ऐसे मतलब प्लांट आपने देखे होंगे जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं, शाकीय पौधे हैं, उनकी लीफ के किनारों से पानी बाहर निकलता है बूंद के रूप में, उसको बोलते हैं। वो रूट प्रेशर के कारण होता है। ऑस्मोसिस आपको पता है कि जब इसके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा होता है। डिफ्यूजन आपको पता ही होगा, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्बाइबेशन। अब देखो, तो इम्बाइबेशन होता है ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है। जब इम्बाइबेशन की प्रोसेस होगी या जब किसी लकड़ी के टुकड़े द्वारा पानी का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा तो उससे एनर्जी बाहर निकलेगी, इसका मतलब इम्बाइबेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये ध्यान रखना। अब आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड ग्रेड पीवाईक्यू और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चर का पीवाईक्यू है, उसने एक सीक्वेंस दे रखा था। उसने ये दे रखा था कि आपने ये पढ़ भी होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगार अगार
अगार अगार, उसके बाद में पेक्टिन, उसके बाद में प्रोटीन, प्रोटीन के बाद में स्टार्च, स्टार्च के बाद में आपका आता है सेलुलोज। ये आपकी पूछ रखा है कि अब देखो मैंने यहाँ ये सीक्वेंस दे रखा है एकदम सही है, लेकिन क्वेश्चन ये 4-5 ऑप्शन में ये दे रखे थे पूरे के पूरे ये सबस्ट्रेट, और पूछा था कि किसका इम्बाइबेशन सबसे ज्यादा होगा, मतलब किस पदार्थ के द्वारा पानी का अवशोषण या पानी को ज्यादा उसका अवशोषण किया जाएगा, तो उसमें सबसे ज्यादा होता है अगार अगार का इम्बाइबेशन, उससे कम पेक्टिन, उससे कम प्रोटीन, उससे कम स्टार्च, उससे कम सेलुलोज। तो ध्यान रखना, इसकी ट्रिक भी बना दो। सबसे पहले आएगा डबल ए अगार अगार, उसके बाद पी का मतलब पेक्टिन है, प्रोटीन नहीं है, उसके बाद है प्रोटीन, उसके बाद स्टार, उसके बाद सेलुलोज। डबल ए डबल पी एस सी। आया समझ में? तो ये आपके होता है अगार अगार। ये अगार अगार पूरा एक पदार्थ अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। अगार अगार, पेक्टिन, प्रोटीन और आपके स्टार्च और सेलुलोज, ये 2 बार पूछ रखा सेकंड ग्रेड के अंदर और आपके ये प्रोफेसर वाले एग्जाम के अंदर कि इनका सीक्वेंस क्या होगा, किसके अंदर इम्बाइबेशन सबसे ज्यादा होगा, तो इन पांचों में से इसमें ज्यादा होगा, फिर इसमें, फिर थोड़ा ऐसे कम, थोड़ा ऐसे कम, थोड़ा ऐसे कम। इसका राइट आंसर इम्बाइबेशन। और ये भी किसी को इंटरव्यू में पूछा हुआ अभी वाले इंटरव्यू में कि जब इम्बाइबेशन की प्रोसेस होती है उस समय एनर्जी को गेन किया जाता है या एनर्जी बाहर निकलती है, तो ध्यान रखना इम्बाइबेशन एक एक्सोथर्मल प्रोसेस है। तो जब इम्बाइबेशन होता है, जब वो लकड़ी ऐसे फूलती है तो वहां से एनर्जी बाहर निकलती है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। स्टोमेटा रेस्ट्रिक्टेड टू लोअर सरफेस ऑफ लीफ आर, जब स्टोमेटा लीफ की निचली वाली सतह पे पाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? जब स्टोमेटा लीफ की निचली वाली सतह पे पाए जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ये बताओ। मतलब स्टोमेटा लीफ की केवल निचली सतह पे पाए जाते हैं, ऊपर नहीं पाए जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा बताओ? केवल नीचे वाली सतह पे पाए जाएंगे। अब देखो इसमें ये एक टॉपिक आपके आता है स्टोमेटा का क्लासिफिकेशन, है ना, ये टॉपिक आता है स्टोमेटा क्लासिफिकेशन। इसका आधार क्या होता है, तो स्टोमेटा के वितरण के आधार पर, स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया। आपने पढ़ा होगा कि मोनोकोट प्लांट, एक आपने पढ़ा होगा डाइकोट प्लांट। आपने ये भी पढ़ा होगा सर मोनोकोट प्लांट के अंदर जो लीफ होती है वो आइसो बाइलेटरल लीफ होती है, कहने का मतलब लीफ ऐसे एकदम सीधी होती है ना, ऐसे सीधी होती है। इसका मतलब जब सनलाइट इसके ऊपर आके आके ट्रैप करेगी, इसके ऊपर आके गिरेगी, तो सनलाइट 50% इधर जाएगी, 50% इधर जाएगी। इसका मतलब मोनोकोट के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो लीफ की दोनों सरफेस पर, मतलब अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस दोनों के ऊपर बराबर यानी इक्वल स्टोमेटा पाए जाते हैं। और इस प्रकार के स्टोमेटा को बोलते हैं ओट टाइप। ओट यानी दही, और दही अपने आप में मोनोकोट का एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा। अब उसके बाद आते हैं हम डाइकोट की बात करते हैं। तो हमने आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि डाइकोट के अंदर जो लीफ होती है वो आपके डोर्सी वेंट्रल लीफ होती है, मतलब ऐसे होती है, एक सतह नीचे होगी एक सतह ऊपर होगी। अब मुझे बताओ अगर स्टोमेटा ऊपर ज्यादा हुए तब पानी का लॉस कम होगा या नीचे हुए तब कम होगा? तो सीधी सी बात है, डाइकोट के अंदर स्टोमेटा नीचे वाली सरफेस पे ज्यादा होते हैं, ऊपर वाली सरफेस पे कम होते हैं। क्योंकि अगर स्टोमेटा ऊपर होते लीफ की अपर वाली सरफेस के ऊपर, तो सनलाइट आके डायरेक्ट यहाँ गिरती है, तो यहाँ से पानी ज्यादा लॉस होता है। तो डाइकोट के अंदर डोर्सी वेंट्रल लीफ होती है। डोर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब है एक होती है अपर सरफेस, एक आपकी होती है लोअर सरफेस। एक अपर सरफेस, एक होती है लोअर सरफेस। तो इसके अंदर अपर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा की संख्या कम होती है और लोअर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इस प्रकार के स्टोमेटा को बोलेंगे पोटैटो टाइप। अब आपको पता है कि पोटैटो किस फैमिली का एग्जाम्पल है, सोलेनेसी फैमिली का एग्जाम्पल है। और आपको ये भी पता है कि सोलेनेसी फैमिली डाइकोट का एक डाइकोट की फैमिली है। यहाँ तक आपको आया समझ में? अब उसके बाद देखो हमारा ये ऑप्शन हो गया, ये डाइकोट के अंदर आ गया। इसमें इसने क्या पूछा, केवल निचली सतह पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केवल निचली सतह पर। इसका मतलब डाइकोट के अंदर निचली सतह पे अधिक पाए जाते हैं, लेकिन ऊपर वाली सतह पर भी पाए जा रहे, लेकिन कम पाए जाते हैं, पाए जरूर जाते हैं। दूसरा इसमें एक इसका ऑप्शन है ओट टाइप, यानी जई प्रकार। आपको पता है कि ओट या जई मोनोकोट का एग्जाम्पल है,
और जैसे ही मोनोकोट माइंड में आता है तो हमारे माइंड में ये आता है कि मोनोकोट की दोनों सरफेस के ऊपर सनलाइट बराबर पड़ती है, इसलिए स्टोमेटा की संख्या दोनों ओर बराबर होती है। तीसरा इसमें आता है वाटर लिली टाइप। क्या है? कमल। कमल कहाँ होता है? पानी के अंदर होता है। तो आप देखना जैसे आपके ये कोई एक पानी है ना, ये जैसे कोई पानी है, अब यहाँ पे जैसे ये कमल ग्रो कर रहा है तो ये इसकी लीफ है, ये इस कमल की लीफ है। तो कमल की लीफ की नीचे वाली जो सतह है वो तो आपके पानी के ऐसे पानी के साथ अटैच होती है। यहाँ पर तो स्टोमेटा का कोई काम नहीं है। अब इसको CO2 को एब्जॉर्ब करना है, तो CO2 कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? बाहर से करेगा ना भाई, बाहर के वातावरण से। तो स्टोमेटा मलबेरी के अंदर या जो कमल होते हैं, जो जलीय पादप होते हैं, उनके अंदर स्टोमेटा उसकी ऊपर की सतह पे पाए जाते हैं। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ एपिस्टोमेटिका, इसकी अपर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा अधिक पाए जाते हैं। आया समझ में? अब उसके बाद एक लास्ट बचा है मलबेरी टाइप। इस मलबेरी टाइप का दूसरा नाम है एप्पल टाइप। क्या है? एप्पल टाइप। इसका दूसरा नाम एप्पल टाइप। ये दोनों एक ही है। इसके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो लीफ की जो नीचे वाली सतह होती है, केवल लीफ की नीचे वाली सतह पर पाए जाते हैं स्टोमेटा। देखो ये शॉर्टकट है। मलबेरी या एप्पल एक ही प्रकार है। लीफ की जो लोअर सरफेस होती है उसके ऊपर स्टोमेटा, ये एस है ना, उसके ऊपर स्टोमेटा ज्यादा पाए जाते हैं, और जो अपर वाली सरफेस होती है उस पर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि जिन पत्तियों में रंध्र केवल निचली सतह पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? तो हमें पता है उसको मलबेरी या शहतूत कहेंगे। आया समझ में ये? इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा मलबेरी या शहतूत टाइप। इस क्वेश्चन को सोल्व करो कि कोशिका में क्रेब चक्र का स्थान क्या? इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व करो। अब इधर देखो, अब बाद में करना। सबसे पहले हमारे पास आता है आपके, इसको पढ़ो आप, साइटोप्लाज्म। अब आपने पढ़ा होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे कोर्स में है ग्लाइकोलाइसिस। तो साइटोप्लाज्म में आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। क्लोरोप्लास्ट में बताओ कौन कौन सी होती है? तो सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक तो होती है हमारी फोटोसिंथेसिस होती है, एक तो इसमें हमारी फोटोसिंथेसिस होती है, और क्या होती है? और इसके अंदर आपके होती है फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन। अब अगर आपको याद है तो आपने पढ़ा होगा कि फोटो रेस्पायरेशन के अंदर इसको हम C2 साइकिल कहते हैं। अब आपको ये भी याद होगा कि C2 साइकिल के अंदर 3 प्रकार के कोशिकांग भाग लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जाम में इन तीनों के नाम भी पूछे हुए हैं कि C2 साइकिल में कौन कौन से कोशिकांग काम लेते हैं, और एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कि C2 साइकिल के अंदर जो कोशिकांग भाग लेते हैं वो पहले से एग्जाम में वो क्वेश्चन में लैंग्वेज, वो क्वेश्चन में कोशिकांग के नाम दे देगा कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये पाए जाते हैं, ये तो हमें आता था। अब वो पूछेगा इनका अरेंजमेंट क्या होता है, ये किस सीक्वेंस में ये पाए जाते हैं? तो सबसे पहले होगा क्लोरोप्लास्ट, उसके नीचे होगा पेरोक्सिसोम, उसके नीचे होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ट्रिक क्या है? CPM। ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ नहीं है। CPM क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। सर इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में और क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में और आपके इसमें होता है लिपिड का सिंथेसिस होता है, लिपिड का सिंथेसिस, ये भी आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अब उसके बाद हमारे पास बचा है माइटोकॉन्ड्रिया ना। पहले हम इसको देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, एक होती है रफ ईआर, एक होती है स्मूथ ईआर। रफ ईआर में आपको पता है इसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। स्मूथ ईआर में आपके लिपिड का सिंथेसिस होगा। ये भी आपके PYQ फर्स्ट ग्रेड में, सॉरी ये सेकंड ग्रेड में पूछ रखा है। इसके अलावा रफ ईआर में ड्रग का भी सिंथेसिस होता है, मतलब ये, और ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। अब पीछे बचता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक आपकी पाई जाएगी, इसके अंदर क्रेब साइकिल होगी। क्या होगी? क्रेब साइकिल होगी। और क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? तो एनिमल सेल के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड, लिपिड का जो बीटा ऑक्सीडेशन होगा एनिमल सेल में, वो आपके पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। मैं यहाँ पर एनिमल शब्द पे जोर इसलिए दे रहा हूँ, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के बॉटनी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। वहां पे पूछा था प्लांट सेल के अंदर, सॉरी वहां क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किस सेल ऑर्गेनल के अंदर
लिपिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो वहां पे ऑप्शन में एक था परऑक्सीसोम, एक था माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे पास दो ऑप्शन थे, लेकिन बॉटनी का पेपर था तो वहां पे उसका राइट आंसर होगा परऑक्सीसोम। अगर वही क्वेश्चन आता जूलॉजी के अंदर तो आप वहां ये करके आते माइटोकॉन्ड्रिया। आया समझ में? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एनिमल सेल के अंदर जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है आपके फैट का, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहीं अगर प्लांट सेल की बात आए तो वो होगा परऑक्सीसोम के अंदर। सर इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में और आपकी होता है ग्लाइओक्सिलेट साइकिल चलती है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को लिपिड में कन्वर्ट किया जाता है। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल आपकी और भी होती है, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको आप बोलते हो ईटीएस बोलते हो। तो हमने क्या क्या पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल होती है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड होता है एनिमल सेल के अंदर, और क्या होता है इसके अंदर ग्लाइकोलेट साइकिल होती है। इस साइकिल में क्या होता है? इस साइकिल के अंदर कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया जाता है लिपिड के अंदर, ये आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद और क्या होता है? तो हमने अभी पढ़ा था इसके अंदर ईटीएस भी चलता है, और ईटीएस का दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आया समझ में? अब देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्लाइओक्सिलेट साइकिल किस कोशिकांग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इस साइकिल में क्या होता है? इस साइकिल के अंदर कार्बोहाइड्रेट को लिपिड में कन्वर्ट किया जाता है। आया समझ में? तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर है कि क्रेब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो ये पूछा हुआ है आपको साइट बतानी है जो डार्क रिएक्शन होती है उसकी, तो आपको पता है स्ट्रोमा में होती है। अब वापस इंटरव्यू में अभी किसी को एग्जाम, ये मेरे किसी फ्रेंड को पूछा था कि उससे ये आता था कि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है, जो आता था उसने वो पहले से बोल दिया भाई ने। अब उसने पूछा कि स्ट्रोमा के अंदर ही क्यों होती है डार्क साइकिल, तो उसका आंसर ये था कि डार्क साइकिल के लिए जो जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होते हैं, डार्क साइकिल के लिए जो जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो सभी स्टोमा के अंदर ही पाए जाते हैं, इसलिए डार्क साइकिल स्टोमा में होती है। आया समझ में? कोई पूछे कि भाई उस राम की बारात राम की बारात वहां क्यों गई उस स्थान, क्योंकि उसका ससुराल वहीं था तो वहीं जानी, और कहाँ जाएगी? इसलिए क्योंकि उसकी बहू वहां थी, उसको उसको लेने के लिए वहां जाना पड़ेगा। इसलिए मतलब जहां उस प्रोसेस को होने के लिए एंजाइम होते हैं वो प्रोसेस वहीं पर होगी। तो इसलिए ग्रेना में कौन सी होगी? आपने पढ़ा होगा लाइट रिएक्शन होती है। अब आपको पता है कि लाइट रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है साइक्लिक, एक होती है नॉन साइक्लिक। ये आप सब फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हैं। F1 पार्टिकल क्या है आपको पता है? इससे ये एटीपी सिंथेज होते हैं, मतलब इसको हम दूसरा नाम इसका ऑक्सीसोम्स होता है। F0 F1 पार्टिकल ये स्टोमा के अंदर होती है डार्क साइकिल। अगले क्वेश्चन को इसको सोल्व करो, तुम क्लियर करता हूँ ना थोड़ा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ये पूछ रहा है कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, इसने एक तो ये पूछा कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, और मैं ये पूछ रहा हूँ फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, भारतीय पादप कार्यकी के जनक कौन है? और ये पूछ रहा है उसका बता दो। तो आपको पता है कि इसका हो जाएगा आपके स्टीफन हेल्स। अगर वो क्वेश्चन ये पूछता कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, तो बताओ क्या होगा? अगर फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी पूछता तो इसका आपके हो जाएगा जेसी बोस। क्या होता है इसका आंसर? जेसी बोस होता है। अब इसको समझो, जोसेफ प्रिस्टले ने देखो जोसेफ प्रिस्टले ने क्या काम किया था? तो आपको पता है कि जोसेफ प्रिस्टले ने ये काम किया, इसने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। उसके अलावा इन्होंने और क्या किया था? तो सर जोसेफ प्रिस्टले ने जो रूट प्रेशर थ्योरी थी, इन्होंने रूट प्रेशर क्या दी थी? थ्योरी दी थी, जोसेफ प्रिस्टले ने दी थी। इसके अलावा और स्टीफन हेल्स ने क्या किया? तो स्टीफन हेल्स को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका और काम क्या है? स्टीफन हेल्स का और काम होता है, इन्होंने एक शब्द दी थी, एक टर्म दिया था। इन्होंने टर्म कौन सी दी थी? इन्होंने रूट प्रेशर टर्म दी थी। स्टीफन हेल्स ने क्या दी थी? रूट प्रेशर टर्म दी थी। देखो अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, अगर रूट प्रेशर थ्योरी की बात आई तो थ्योरी दी थी जोसेफ प्रिस्टले ने। अगर रूट प्रेशर टर्म की बात आई तो ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, ये दिया स्टीफन हेल्स ने। रॉबर्ट हिल ने क्या किया था?
तो आपको पता है कि रॉबर्ट हिल ने लाइट रिएक्शन के बारे में बताया था, इसलिए लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम होता है हिल रिएक्शन। सर एफ ब्लैकमैन ने क्या किया था? एफ ब्लैकमैन ने डार्क साइकिल, या मैं इसको बोल सकता हूँ C3 साइकिल के बारे में इन्होंने बताया था। इनका एक काम और था, इन्होंने एक नियम दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग। क्या दिया था इन्होंने? लॉ ऑफ लिमिटिंग, मतलब सीमा कारक। जो जिस एलिमेंट की मात्रा, जिस खनिज की मात्रा सबसे कम होगी, वही उस पौधे की फिजियोलॉजी को ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो यहाँ तक आपको आया समझ में। और ये जो जेसी बोस है, एक साइंटिस्ट है जेसी बोस, जेसी बोस को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। निम्न में से कौन प्रेरित न्यस्टिक गति का उदाहरण नहीं है? विच इज नॉट ए इंड्यूस्ड न्यस्टिक मूवमेंट। अब देखो उसको बात देखना है ना। नेस्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? नेस्टिक मूवमेंट का मतलब होता है ऐसा मूवमेंट, या मतलब मैं बता देता हूँ। नेस्टिक मूवमेंट का मतलब है ऐसा मूवमेंट जिसमें जब किसी प्लांट के पार्ट को कोई स्टिमुलेट मिलता है, या उसको कब जब प्रेरित किया जाता है, तो उसके अंदर जो गति होगी उसकी कोई दिशा नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा मूवमेंट जो स्टिमुलस के जब स्टिमुलस का रेस्पॉन्स मिलता है, वो अनडायरेक्शनल मूवमेंट करता हो, मतलब उसकी कोई गति फिक्स नहीं होती है, उसको हम बोलेंगे नेस्टिक मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं? एक इसमें आपके आता है थर्मोनेस्टिक, एक आता है थर्मोनेस्टिक, और दूसरा आपके इसमें आता है ये आपके सेस्मोनेस्टी। सेस्मोनेस्टी, या आप इसको दूसरा इसका नाम आप बोल सकते हो थिग्मोनेस्टिक। इसका एक ये भी है थिग्मोनेस्टिक। थिग्मोनेस्टिक। अब देखो, और इसमें आप ये भी काउंट कर सकते हो साथ में, ये फोटोनेस्टिक। इसका मतलब यहाँ पर जो ये तीन मूवमेंट दे रखे, ये सब इसके अंदर आते हैं, नेस्टिक मूवमेंट के अंदर आते हैं ना। इसको आप वापिस समझो अब क्या क्या है। थर्मोनेस्टिक का मतलब होता है जैसे कोई प्लांट का पार्ट था, उसको हमने रेस्पॉन्स दिया टेम्परेचर का, हमने उसको रेफरेंस उसको हमने रेस्पॉन्स दिया टेम्परेचर का, तो उसके अंदर जो मूवमेंट होगा उसको बोलेंगे थर्मोनेस्टी। इसका मतलब आप उसको रेस्पॉन्स दे रहे हो टेम्परेचर का, अब उसके अंदर उसका जो मूवमेंट किस दिशा में होगा उसका कोई फिक्स नहीं हो, किधर भी हो सकता है। उसके बाद में अगला आता है आपके सेस्मोनेस्टी। आपने पढ़ा होगा माइमोसा पुडिका करके एक प्लांट होता है, माइमोसा पुडिका। उसके अंदर आपके माइमोसा पुडिका के अंदर उसको जैसे हम स्पर्श करते हैं, टच करते हैं प्लांट की लीफ को, तो उस लीफ के ट्रिगर प्रेशर के अंदर चेंज होता है। जैसे ही उस लीफ की टीपी के अंदर चेंज होगा, तो लीफ की जो है वो पत्ती आपकी सिकुड़ जाती है। आया समझ में? तो ये आपके होगा सेस्मोनेस्टी के अंदर, या इसको हम थिग्मोनेस्टी भी बोल सकते हैं। दूसरा है फोटोनेस्टी। ये आपने पढ़ा होगा कि जैसे सनफ्लावर होता है, जिस मतलब ये सनफ्लावर के ऊपर काम करता है। तो आया समझ में? अब जो ये एपिनेस्टी होता है, एक आपके होता है हाइपोनेस्टी, है ना। अब देखो ग्रोथ दो टाइप की होती है। तो ग्रोथ होती है, ये आपकी होती है दो टाइप की, एक होती है हाइपोनेस्टी, एक होती है हाइपोनेस्टी, और एक आपकी होती है इपिनेस्टी। अब देखो हाइपोनेस्टी का मतलब क्या? हाइपो का मतलब नीचे वाला। जब किसी प्लांट में, यहाँ बात लेता हूँ फ्लोवर की, है ना। अगर फ्लोवर का जो लोअर पार्ट होता है, अगर फ्लोवर का जो लोअर पार्ट होता है, अगर फ्लोवर के लोअर पार्ट में ग्रोथ होती है, या मैं कह सकता हूँ हाइपर ग्रोथ होती है, तो ये प्लांट, अब जैसे ये लीफ है ना, ये जैसे कोई फ्लावर है, इस प्लांट का अगर ये जो हमारी जो हथेली का जो नीचे वाला हिस्सा है, अगर इसके अंदर आउट ग्रोथ हो जाए, अगर इसके अंदर आउट ग्रोथ हो जाए, तो मुझे बताओ ये हथेली से नीचे की ओर आएगी या ऐसे ऊपर की ओर जाएगी? सीधी सी बात है कि ऊपर वाली जो जो स्किन है, वो इतनी उसमें आउट ग्रोथ नहीं हो रखी है, यहाँ आउट ग्रोथ ज्यादा हो रखी है, तो ये आगे से ऐसे ऊपर की ओर मुड़ जाएगी, मतलब ये अपवर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपवर्ड। तो इसके अंदर फ्लावर या लीफ का अपवर्ड होना हाइपोनेस्टी में होगा। इसके एग्जाम्पल जैसे फूल, जैसे फ्लावर का क्लोज होना,
फ्लोवर का क्लोज होना, जैसे दोपहर के टाइम या शाम के टाइम जब फ्लोवर क्लोज होते हैं, तो बड या फ्लोरिंग की जो क्लोजिंग होती है वो हाइपोनेस्टी के द्वारा होती है। अब इसकी डायरेक्शन फिक्स है, नीचे वाली ग्रोथ होगी तो ये ऊपर क्यों मुड़ेगा, इसकी डायरेक्शन फिक्स है ना, तो ये नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। दूसरा है एपिनेस्टिक। एपिनेस्टिक में क्या होगा, जब किसी फ्लोवर या लीफ के ऊपर वाले पार्ट के अंदर ग्रोथ होना या उसकी हाइपर ग्रोथ होना। अब जब इस वाले पार्ट की आउटर ग्रोथ होगी तो ये पार्ट से नीचे क्यों मुड़ेगा, इसका मतलब एपिनेस्टिक के अंदर इनवर्ड होता है। इसका मतलब यहाँ पे फ्लोवर क्या होता है, ओपन होता है, तो मतलब फ्लोवर की ओपनिंग होना, ये आपके एपिनेस्टी में आएगा। अब ये ऐसे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके रोल प्ले करता है ऑक्सिन हार्मोन। ये सब डिटेल की बातें है, यहाँ अपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एपिनेस्टी और हाइपोनेस्टी के अंदर ग्रोथ के अंदर ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी वजह से ये ऊपर या नीचे की ओर इनकी मूवमेंट होता है। तो क्वेश्चन यही था कि नेस्टिक मूवमेंट के अंदर कौन कौन सा नहीं आता है। तो नेस्टिक मूवमेंट का मतलब है ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर स्टिमुलस या रेस्पॉन्स मिलने के बाद में उस मूवमेंट की कोई डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो आपके जो, अब आपको पता है कि एपिनेस्टिक के अंदर डायरेक्शन होती है, क्योंकि ऊपर ग्रोथ करेगा तो वो नीचे की ओर, सॉरी इसमें एपिनेस्टिक में तो ऊपर वाला पार्ट अगर ग्रो करेगा तो नीचे की ओर जाएगा, इसकी डायरेक्शन फिक्स है। लेकिन इनके अंदर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। आया समझ में? तो इसका एक अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके एपिनेस्टिक। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अब ये पूछ रहा है कि इसने गटेशन के बारे में पूछा है ना, नॉर्मल क्वेश्चन है, गटेशन के बारे में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है कि ये पूछ रहा है गटेशन किसके द्वारा होता है। तो क्या गटेशन स्टोमेटा के द्वारा होता है? नहीं, स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपीरेशन होता है। हाइड्रेटोथोर्स फाउंड ऑन लीव्स, क्या गटेशन के दौरान जो हाइड्रेटोथोर्स लीफ पे पाए जाते हैं? ठीक है, आगे देखो। फिर ये कह रहा है हाइड्रेटोथोर्स फाउंड ऑन स्टेम सरफेस, या और लोग उपरोक्त उपरोक्त सभी। तो मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर उपरोक्त सभी करके आते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन जब दिखता है तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है, हमें अट्रैक्टिव लगता है, तो हम उपयोग सभी करते हैं। ध्यान रखना, जो हाइड्रेटोथोर जो होते हैं, जल रंध्र होते हैं, जो लीफ के ऊपर पाए जाएंगे, वहां से जब पानी का लॉस होगा उसको ही हम बोलेंगे गटेशन। आया समझ में? तो ये आपके हाइड्रेटोथोर्स फाउंड ऑन लीव्स। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ये पूछ रहा है क्रेब्स चक्र में 6 कार्बन यौगिक का निर्माण एसिटाइल कोएंजाइम ओ के संयोग से होता है, उसका क्या बनता है। इसने ये पूछा है कि जब बाहर से एसिटाइल कोएंजाइम ये आता है, वो जब क्रेब साइकिल में एंट्री करता है तो वो किस के साथ में मिलकर 3 PGA बनाता है। वो किसके साथ में मिलकर 3 PGA बनाता है? ये खुद होता है 3 कार्बन का, लेकिन इसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। जब ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं खुद 3 कार्बन का, इसका मतलब यहाँ टोटल कितने कार्बन बन गए? 6 कार्बन बन गए। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब क्रेब साइकिल के अंदर बाहर से को एंजाइम ए आता है, जब बाहर से को एंजाइम ए आता है, ये किस मॉलिक्यूल के साथ में जुड़कर ये आपके ये 3 PGA बनाएगा 6 कार्बन का। तो ये आपके बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक के साथ। किसके साथ बनेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में मिलकर, या मैं इसको लिख सकता हूँ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये खुद होता है 4 कार्बन का, ये होता है आपके 2 कार्बन का, तो ये दोनों मिलेंगे ये बन जाएगा 6 कार्बन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। आपको पता है कि सिट्रिक एसिड है, ये भी इसके अंदर काम आता है, इसमें बनता है। और ये मेलिक एसिड, सॉरी ये सिट्रिक एसिड 3 कार्बन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। हाँ, इसमें ये अपने सॉरी सिट्रिक एसिड बनता है ना। तो जो ये सिट्रिक एसिड होता है ये 3 कार्बन का होता है। अब ये इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं तो 6 हो जाएगा। तो ये और ये मेलिक एसिड भी आपको पता है कि जब केम साइकिल पढ़ते हैं उसके अंदर काम आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये लो वापिस आ गया सेम क्वेश्चन घूम के। कौन सा अणु ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र को जोड़ता है? तो आपको हमने अभी पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कौन सा अणु ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल को जोड़ता है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है इसके ऊपर टोटल 10 स्टेप लगते हैं। कितने स्टेप लगते हैं? 10 एंजाइम काम करते हैं। 2 मॉलिक्यूल बनते हैं आपके पायरुवेट के बनते हैं, पायरुवेट के बनते हैं। फिर ये जो पायरुवेट होता है ये आपके लिंक रिएक्शन में जाता है,
ये पायरूवेट लिंक रिएक्शन के अंदर जाता है। लिंक रिएक्शन के अंदर ये जाकर ये आपके बना देगा, ये आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देगा। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आपके जाएगा आगे क्रेब साइकिल के अंदर। किसमें जाएगा आपके ये क्रेब साइकिल के अंदर किसमें जाएगा ये क्रेब साइकिल के अंदर। यहाँ हम पढ़ा ध्यान रखना, यहाँ ये 3 PGA की बात मैंने भूल से की है, ध्यान रखना है ना, ये 3 PGA मैंने भूल से की है। यहाँ पर आपकी सिट्रिक एसिड बनेगा है ना, क्योंकि 3 PGA वहाँ C3 साइकिल में बनता है, मैं वहां से कंफ्यूज हो गया हूँ। यहाँ सिट्रिक एसिड बनता है ना, ये सिट्रिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये 4 अणु तो 2 अणु हो गए आपके इसके एसिटाइल कोएंजाइम ए के, भाई 2 कार्बन ये हो गए और 4 कार्बन ये हो गए, ये 2 4 बल्कि ये बन गया आपका 6 कार्बन का बन गया। का आंसर ये था और सिट्रिक एसिड बनता है। उसके बाद में यहाँ इसने वापस पूछा है कि जो क्रेब साइकिल के अंदर क्या था, कौन सा अणु ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल को जोड़ता है, तो मुझे बताओ। ये तो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है, ये क्रेब साइकिल है, कौन जोड़ रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए जोड़ रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जोड़। ये सिट्रिक एसिड ये आपकी क्रेब साइकिल में बनता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये उसमें C4 साइकिल में और कैम में बनता है। पायरुविक एसिड जो होता है इसका ये एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज का, ग्लाइकोलाइसिस का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो मुझे सबसे सिंपल क्वेश्चन को लगता है अगर ये वाला लगते हैं, इसके अंदर एक से अधिक ऑप्शन हो, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। करो अगर आपको आता है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हार्मोन के नाम दे रखे हैं और उनकी डिस्कवरी के बारे में पूछा है। अब आपको इनमें से जो भी आता हो पहले उसको मिलाओ। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको पहले आता हो पहले उनको मिलाया करो। मुझे अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मुझे आता है ऑक्सीजन के बारे में ना, मुझे ये पता है कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी आपके वेंट ने की थी। किसने की थी? FW वेंट ने। तो मुझे पता है कि एक आध हो जाएगा सेकंड। अब मैं इसको मिलाऊंगा, यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। इसका मतलब अगर मुझे ये बाकी वाले तीनों नहीं आ रहे थे तो भी मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आपके ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी FW वेंट ने। बी आपका आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की आपकी डिस्कवरी का श्रेय आपके जाता है याबूता एंड हयासी को जाता है। ये आपके इन्होंने जिब्रेलिन की डिस्कवरी की थी। उसके बाद आपके एब्सिसिक एसिड आता है। एब्सिसिक एसिड की आपकी डिस्कवरी की थी आपके ल्यू एंड HR कैरिंस ने की थी। और लास्ट आपका होता है जिएटिन। जिएटिन की जो आपका जियाटिन है, सॉरी जियाटिन की डिस्कवरी का श्रेय आपके जाएगा लेथम एंड उसके सहयोगियों को। तो मुझे तो ये केवल एक ऑक्सीजन के बारे में आ रहा था, तो ऑक्सीजन के मेरा ये इवेंट हो गया। उसके बाद वाले मैं अभी और याद कर लूंगा आगे के लिए। तो ये क्वेश्चन इनको सोल्व करने में हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमें चारों में से कोई अगर एक आधा भी आ जाता है तो मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है 50% के आसपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ये वापिस आया, मैंने आपको अभी समझाया था इसके बारे में पूरा, ये आपको मैंने अभी समझाया था। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे आप इसको पढ़ो और सोल्व करो है ना। ये जैसे कोई फ्लोवर है, अब देखो एक शब्द आ रहा है इपीनेस्टी। इपीनेस्टी का मतलब होता है किसी फ्लोवर के अंदर या प्लांट के पार्ट के अंदर जो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है अगर उसके अंदर आउट ग्रोथ हो तो। अब आप सोचो अगर यहाँ पर जब आउट ग्रोथ होगी तब क्या होगा, तब ये ऐसे नीचे क्यों आएगी लीफ। अगर ये फ्लोवर होता, फ्लोवर में आउट ग्रोथ होती तो ये लीफ ऐसे नीचे क्यों आती। दूसरा हाइपोनेस्टी, अगर किसी प्लांट के पार्ट के अंदर या नीचे की ओर ग्रोथ होती है, उसके लोअर सरफेस पे ग्रोथ होती है, तो ये ऐसे ऊपर की ओर ये मुड़ेगी। तो एपिनेस्टी का मतलब जब इसके ऊपर वाले पार्ट में ग्रो, मतलब जब उसके ऊपर वाले पार्ट के अंदर जब ग्रोथ होती है तो उसको हम बोलेंगे आपकी एपिनेस्टी। और जब उसके नीचे वाले पार्ट में होती है उसको हम बोलेंगे आपके हाइपोनेस्टी बोलेंगे। अब देखो एग्जाम में इसके, अब इसके क्या होता है, एग्जाम में इसके एग्जाम्पल पूछते हैं कि एपिनेस्टी का एग्जाम्पल। यहाँ देखो लीफ नीचे क्यों आ रही, मतलब इनवर्ड ग्रो कर रही है। इसका मतलब फ्लोवर ऐसे ओपन, अब जैसे ये फूल है ना, कोई ये फ्लोवर बंद पड़ा है, अगर इसके बाहर वाले पार्ट पर इसके अपर सरफेस पे ग्रोथ होती है तो ये लीफ ऐसे क्यों नीचे मुड़ेगा, तो ये फूल ऐसे खुल जाएगा ना। इसका मतलब एपिनेस्टी के अंदर फ्लोवर की ओपनिंग होती है, हाइपोनेस्टिंग के अंदर फ्लोरिंग, अपने फ्लोर क्या होती है, फ्लोवर की क्लोजिंग होती है।
तो यहाँ इसने पुष्प कलिका का खिलने का पूछा, मतलब वो कब खिलती है। तो एपिनेस्टी के अंदर फ्लावर की क्या होगी आपके, ओपनिंग होगी। और जब हाइपोनेस्टी की बात आएगी, इसमें क्या होगी, फ्लावर की क्लोजिंग होगी, इसमें क्लोजिंग होगी। और ये थर्मोनेस्टी तो टेम्परेचर के अनुसार होगी, जब आप टेम्परेचर का उसको रेस्पॉन्स दोगे तब होगी। और थिग्मोनेस्टी मतलब जिसको आप टच करोगे, जैसे आपके माइमोसा पुडिका के अंदर हो रही थी, उसको हम बोलेंगे आपके थिग्मोनेस्टी बोलेंगे। आया समझ में ये आपको यहाँ पर? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, तो आपको पता पड़ गया कि एपिनेस्टी इसका राइट आंसर है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछता ना कि फ्लोवर का बंद होना, तो उसका हो जाता हाइपोनेस्टी। और अगर ये पूछता कि माइमूसा पुडिका प्लांट को टच करने पर प्लांट की डेथ हो जाती है या लीफ की डेथ हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर टीपी में चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं थिग्मोनेस्टी। तो देखो, मूवमेंट से दो क्वेश्चन आ गए हमारे अभी तक, है ना। एक तो आया था नेस्टिक मूवमेंट के अंदर कौन कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते, और एक ही आ गया। इस क्वेश्चन को सोल्व करो आप। सॉल्व दिस क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक है या नहीं है? हर बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है, हर बार ये क्वेश्चन घूम घूम के वापिस आता है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो इसको आप देखो, यहाँ देखो, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मुख्य रूप से आपके दो टाइप के होते हैं ना। एक होता है आपके माइक्रो, पहले होते हैं मैक्रो, एक होता है मैक्रो और एक आपके होता है माइक्रो, यही होते हैं ना। अब आपको माइक्रो को याद नहीं रखना है ना, आपको अगर मैक्रो याद है तो आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, मैं ट्रिक बताता हूँ। मैक्रो मतलब जो बड़ा है, तो आपको ध्यान रखना कौन बड़ा है। मैं कह रहा हूँ मैक्रो बड़ा है, तो आपको ध्यान रखना कौन, ये कौन। देखो सी, ये मैंने बोला कौन। सी का मतलब कार्बन, एच का मतलब हाइड्रोजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, एन का मतलब नाइट्रोजन। कौन? तो आपको ध्यान रखा कि ये चार आपके क्या हो गए, मैक्रो हो गए। ये आपके चार आपके मैक्रो के अंदर आ गए। अब इस कौन के बाद में आपको ये ट्रिक मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, यहाँ आएगी नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कौन। उसके बाद ये इसका है एस पी के, कौन बड़ा है, तो एस पी के बड़ा है। अब आपको पता है कि कैल्शियम के साथ में क्या आएगा, मैग्नीशियम आएगा। और सबसे लास्ट लिखना है आपको सिलिकॉन। अब देखो कि कौन कार्बन नाइट, ये एच है ना, कौन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकॉन, ये सभी के सभी आपके क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब आपको माइक्रो याद नहीं रखना, मैं अभी से कह रहा हूँ। अब देखो, निम्न में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक है। तो अब इसने पूछा किसका है, माइक्रो का पूछा, लेकिन मैंने आपको पहले से बोला कि माइक्रो याद नहीं रखना है। आपको अगर मैक्रो याद है, आपको पता है कि मैक्रो के अंदर कार्बन आता है तो यहाँ पर कार्बन नहीं है। आपको पता है मैक्रो के अंदर हाइड्रोजन आता है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। आपको पता है मैक्रो में नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। उसके बाद आता है एसपीके, सल्फर आता है यहाँ पर। अच्छा, इसका मतलब ये मैक्रो है ना, ये मैक्रो है। फॉस्फोरस आता है यहाँ पर, इसका मतलब ये भी मैक्रो है, सॉरी। ये अपने पोटेशियम आता है, सॉरी, अपने फॉस्फोरस, यहाँ पे फॉस्फोरस नहीं है। पोटेशियम आता है, इसका मतलब ये भी मैक्रो है। कैल्शियम आ रहा है इसके अंदर, यहाँ है नहीं। मैग्नीशियम आ रहा है, ये मैग्नीशियम आ गया, लेकिन यहाँ मैग्नीज नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैग्नीज किसके अंदर आएगा, मैग्नीज आपका हो जाएगा माइक्रो के अंदर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका मैग्नीज। आया समझ में? तो ये हो गया। अब इसके अलावा इसमें और भी आता है मोबाइल एलिमेंट और नॉन नॉन मोबाइल एलिमेंट, वो भी आपने इसके अंदर पढ़ा होगा, तो वो भी आप देख लेना इसके अंदर। इस क्वेश्चन को सोल्व करो अब, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ये वापिस उस कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको बताया मूवमेंट का तीसरा क्वेश्चन आया है कि ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि के कारण पौधों का झुकना क्या कहलाता है। तो मैंने अभी पढ़ा था, क्या जियोट्रोपिज्म में? नहीं, जियोट्रोपिज्म का मतलब गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करना, जिसका एग्जाम्पल है रूट। तो आपके जियोट्रोपिज्म किसमें होता है, रूट के अंदर होता है। अगला है फोटोट्रोपिज्म। इसका मतलब आपने पढ़ रखा होगा, ऑक्सीजन हार्मोन की प्रेजेंस के अंदर प्लांट के पार्ट का सनलाइट की ओर मुड़ना, यही होता है ना। आप अपने घर के अंदर कोई गमला रख लो एक खिड़की के अंदर, अब, या आप उस गमले को एकदम आपके रूम के बीच में रख लो,
अब उस गमले को जिधर से सनलाइट मिलेगी वो जो उसका स्टेम होगा वो उसकी ओर ऐसे मुड़ जाएगा, उसका बैंड आ जाएगा, वो ऑक्सीजन की वजह से आता है। इसको बोलेंगे हम फोटोट्रोपिज्म। हाइपोनेस्टी, नीचे की ओर वृद्धि होती है, प्लांट ऊपर की ओर जाता है। एपिनेस्टी, क्या लिखा है? अब एपिनेस्टी का मतलब क्या आता है? प्लांट के ऊपर वाले भाग में वृद्धि होना। तो ये पड़ा ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि के कारण पौधे का झुकना, इसको बोलेंगे एपिनेस्टी। राइट आंसर होगा एपिनेस्टी। मूवमेंट का थर्ड क्वेश्चन, इसका मतलब एपिनेस्टी से अभी तक 3 क्वेश्चन आए हैं, 3 के 3 क्वेश्चन एपिनेस्टी के आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा नास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आया था फ्लोवर का खुलना किसका एग्जाम्पल है? नास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। तो इसने थर्ड क्वेश्चन पूछा, नास्टिक मूवमेंट की डेफिनेशन पूछी यहाँ इसने, तो इसके ऊपर वाले भाग का मुड़ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, इनमें से ऑक्सीजन का इफेक्ट कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है आपको। इसने पूछा है ऑक्सीजन का कौन सा इफेक्ट नहीं है। तो आपको पता है कि अब ये क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा भी माइंड है, थोड़ा लॉजिक लगाना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ये सॉल्व बाद में करो, पहले इधर देखो। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है, जो ऑक्सीजन हार्मोन है, ये ग्रोथ को प्रमोट करने वाला हार्मोन है। तो मैं कह सकता हूं ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये? ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। ये आपने पढ़ रखा होगा। ऑक्सीजन कैसा हार्मोन है? ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। अब ग्रोथ को प्रमोट कब करेंगे? जब किसी प्लांट के पार्ट के अंदर, देखो ग्रोथ की प्रमोशन कब होगा? जब किसी प्लांट के पार्ट के अंदर ऐसे कोई बैंड आता हो, कोई कर्व होता हो, तो प्लांट ग्रोथ करेगा। अगर प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ करनी है तो उसकी कैम्बियम एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तब वो प्लांट ग्रोथ करेगा। इसका मतलब ग्रोथ का मतलब जब उसमें कन्वेक्शन होता हो, कोलियोप्टाइल, कैम्बियम ग्रोथ होती हो। इसके अलावा ये जो ऑक्सीजन होता है ये पार्थेनोकार्पी भी करता है, लेकिन ऑक्सीजन का ये काम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है और ये तो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं है। तो क्या प्रभाव नहीं है? कैम्बियम या ग्रोथ को रोकना, ये कैम्बियम की एक्टिविटी को रोकना ऑक्सीजन का काम नहीं होता है। आया समझ में आपको यहाँ तक? अब आपके मन में, अब देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब मैं आपको यहाँ एक साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं, देखो इसको अच्छे समझ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन, इंडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या है? आपको पता है कि सीडलेस फ्रूट है ना। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट, यही होता है। ऑक्सीजन हार्मोन ऐसा क्या करता है कि इसके अंदर सीडलेस फ्रूट बनते। अब आप देखो इस प्रोसेस को समझो। आपको पता है कि इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, है ना, पोलिनेशन। दिख रहा है ना? ब्लैक वाला नहीं दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, रेड ठीक है। आपको इतनी साइंस तो आती है कि सर एक पोलिनेशन नाम की प्रोसेस होती है, और पोलिनेशन होगा तो उस प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, उस प्लांट में फर्टिलाइजेशन होगा। जब उस प्लांट में फर्टिलाइजेशन होगा तो सर उसके अंदर जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो फिर आगे में सीड बनते, यही होता है ना, सीड बनते हैं। इस सीड के अंदर आपके निर्माण होगा ऑक्सीजन का, ठीक है। सीड, अब देखो ऑक्सीजन लीफ में बनता है, सीड के अंदर बनता है। इस सीड में क्या बना? आपके ऑक्सीजन बना। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? यहाँ पर ये जाएगा, यहाँ पर आपकी ये ओवेरी होती है। इस प्लांट में क्या ओवेरी होगी? इस प्लांट के अंदर ओवेरी भी होगी ना साथ में, तो ये यहाँ पर ओवेरी है इस प्लांट की। अब इस सीड में जो ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को समझना, ये ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा, इस ओवेरी को मोटिवेट करेगा, भाई ओवेरी सीड बन गया है। और आपको पता है कि ओवेरी का काम होता है फ्रूट का फॉर्मेशन करना। क्या काम होता है? फ्रूट का फॉर्मेशन करना। ये प्रोसेस तो होती है नेचुरल प्रोसेस है। पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, सीड बना। सीड जैसे ही बना उस प्लांट के अंदर, सीड में ऑक्सीजन बना। जैसे ही ऑक्सीजन बना तो सीड ने कहा कि मेरे चारों ओर दीवार बनाओ। तो सीड की दीवार क्या होती है? फ्रूट की बॉल होती है, पेरिकार्प होती है, फल भित्ति होती है। तो ये ऑक्सीजन आएगा, ओवेरी को स्टिमुलेट करेगा, मोटिवेट करेगा, ये ओवेरी वॉल बनेगी, वो जाके फ्रूट वॉल बनाएगी या पेरिकार्प बना जाएगा। इसका मतलब नेचुरल तरीके से इस फ्रूट के अंदर सीड पाया जा रहा है अभी तक। यहाँ तक प्रोसेस आई समझ में? अब इसको आगे समझो।
अब आप में से एक इंसान उठ के गया, उसने क्या किया, उस प्लांट को उस प्लांट को बाहर से ऑक्सीजन का स्प्रे किया। आप में से किसी ने एक प्लांट खड़ा था, आपने उसके ऊपर ऑक्सीजन का जाके आपने उसके अंदर ऑक्सीजन को बाहर से स्प्रे किया आर्टिफिशियल रूप से। इसका मतलब प्लांट को सिग्नल जाएगा कि सीड के अंदर ऑक्सीजन नहीं बनाना है। सॉरी, वापिस सुनना, नेचुरल तरीके से प्रोसेस ये होती है। इसका मतलब आपको यहाँ पर ये समझ आना चाहिए कि ऑक्सीजन का निर्माण सीड के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? सीड के द्वारा हो रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, जब प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो तब सीड का निर्माण नहीं हो सकता है, या सीड नहीं भी बन सकते हैं, क्योंकि सीड ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन की प्लांट में कमी है तो सीड उसका निर्माण करके ऑक्सीजन बना के उस कमी को पूरी करेंगे। लेकिन अगर आप बाहर से ऑक्सीजन डाल रहे हो तो प्लांट को सिग्नल जाएगा कि प्लांट के अंदर ऑक्सीजन खूब पड़ा है। इसका मतलब प्लांट की सीड नहीं बनाना, क्योंकि सीड बनाएगा तो और ऑक्सीजन बनेगा। अब आप सोचो कि जब बाहर से आपने ऑक्सीजन का स्प्रे किया है तो उस प्लांट में सीड का निर्माण नहीं होगा। जब उस प्लांट में सीड का निर्माण नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीजन तो आप बाहर से दे रहे हो, और बाहर वाला ऑक्सीजन आके ओवरी को स्टिमुलेट करेगा, मोटिवेशन देगा, ये ओवरी जाके फ्रूट का निर्माण करेगी, लेकिन इसके अंदर सीड नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने इस ऑक्सीजन को बाहर से ज्यादा अमाउंट के अंदर बाहर से स्प्रे कर दिया। आया समझ में साइंटिफिक फैक्ट ये? तो आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन आप सोल्व कर दो, फिर अपन आगे वाले जो 25 क्वेश्चन है वो अपन बाद में करेंगे, मतलब कल करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इन प्लांट इज कॉल्ड। ये पूछ रहा है कि रूट से लगाकर जो पानी ऊपर जाता है लीफ तक, या ऊपर वाले पार्ट तक जो पानी जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो आपको पता है, उसको हम बोलते हैं असेंट ऑफ सेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? असेंट ऑफ सेप। ध्यान रखना, असेंट ऑफ वाटर नहीं बोलेंगे। सर सेप और वाटर में क्या फर्क है? फर्क है। वाटर का मतलब केवल वाटर जा रहा है। सेप का मतलब हम लोग पढ़ते हैं कि जब पानी नीचे से ऊपर जाता है तो अपने साथ में ये सेप का मतलब, मैं लिख देता हूँ ना, इस सेप का मतलब है ये इसके अंदर आपके वाटर भी होता है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं। मिनरल्स भी यानी खनिज लवण भी पाए जाते हैं, तो इसको बोलेंगे सेप। तो हमें पता है कि रसारोहण के अंदर खनिज लवण तथा जल दोनों ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन ओनली वाटर नहीं जाता है, तो इसका आपके ट्रांसमिशन भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद वाले आगे के जो भी क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, वो अपन सोल्व करेंगे कल की क्लास के अंदर। अब अपनी क्लास रेगुलर आएगी इस PYQ के ऊपर, जितने भी PYQ आए उनकी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और आपका इससे संबंधित जो जो आपके कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हुए होंगे। आप अभी रिवीजन पे फोकस करना, प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी, मतलब 1-2 घंटे भले 1 घंटा भले रख लो, लेकिन ये नहीं कि आपका जो एक्टिव जो माइंड है वो आप प्रैक्टिस पे खर्च यूज नहीं करें। जब पढ़ने का मन नहीं हो, जब सो रहे हो, तब आप PYQ देख लो, वो खूब है। रिवीजन करते रहना, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपका वर्तमान आप अच्छा करोगे तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा। तो आज की क्लास को अपन यहाँ पे एंड करते हैं, थोड़ी लंबी होगी क्लास ये। आप सभी का आभार, थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहिए और नेक्स्ट क्लास का वेट करते रहिए।